हेलो बच्चों, तो वापस स्वागत है आपका संभव बैच में। हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। आइए अपना सफर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, हम लोग आर.एस. शर्मा डायरेक्टली फॉलो नहीं करेंगे। नाउ विल फॉलो एंशिएंट इंडिया में क्या क्या हुआ था, राइट ना। इससे एक फायदा ये होगा कि हाँ जो है ये थोड़ा सा कोर्स फास्ट ट्रैक हो जाएगा, और जो है जो हमें सिलेबस टाइमली फिनिश करना है तो वो एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नाउ आई फॉलो आर.एस. शर्मा एंड जैसा कि मैंने कहा था कि यूपीएससी वाला बुक जो है, राइट, जो यूपीएससी के लिए लिखी गई है वो बुक में फॉलो करूंगा। तो हाय, अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ। आइए बात हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो बाय द वे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बिफोर वी स्टार्ट। यूपीएससी ऑनलाइन बैचेस, राइट है ना, दीज आर ऑलरेडी लाइव ऑन दी प्लेटफॉर्म। आप अपनी जरूरत के अनुसार, अगर आप लेट्स से संकल्प बैच 2026 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संकल्प बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं 11,999 में, राइट। टाइटन बैच अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो टाइटन, राइट। अगर आप 2025 के प्रीलिम्स मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सृजन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2025 के लिए अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो प्रहार 2025 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शनल बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो प्रारंभ बैच आपको हेल्प करेगा। अगर आप लेट्स से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, राइट, इन दैट केस आप प्रारंभ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ बैच में शुरू से ही बात होती है, फाउंडेशन वगैरह बनाया जाता है और आपको कॉलेज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है, राइट ना। तो हाँ, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। चलिए तो बात शुरू करते हैं। तो ना, तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ हम लोग अब थोड़ा सा जो है फास्ट ट्रैक करेंगे, राइट। फास्ट ट्रैक इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हाँ स्किप करना है कुछ, राइट है ना। इट इज़ मोर लाइक कि अब हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे यूपीएससी सिलेबस पे रादर देन आर.एस. शर्मा पे। तो ना, तो इसके साथ साथ है ना, ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसके साथ आप या तो आर.एस. शर्मा के ये 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, राइट है ना, कि हाँ जो है ये जो क्लास पीपीटी है ये तो है ही इंपॉर्टेंट। क्लास नोट या मेरे साथ जो आप बनाओगे वो पढ़ लो, और साथ में आर.एस. शर्मा रीडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास यूपीएससी वाला है तो यूपीएससी वाला का सिर्फ एक चैप्टर विच इज अर्ली एंशिएंट इंडिया, सिर्फ वो पढ़ सकते हो। इनफैक्ट अभी अर्ली एंशिएंट इंडिया में और भी जो है कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 जो है चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप ये फॉलो कर लीजिए चाहे आप ये फॉलो कर लीजिए, बोथ आर फाइन, राइट। अलॉन्ग विद द नोट्स, क्लास नोट्स के साथ साथ आप इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो खैर बात आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि इंसान आया ही कहां से, ताकि हमें डाउट ना रहे कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, क्या हम बंदर थे, राइट ना। से बहुत सारे जो सवाल हैं, आई अंडरस्टैंड कि हाँ काफी क्लैरिटी होगी बच्चों को, बट स्टिल जो है हम शुरू से बात करेंगे कि शुरुआत हुई कैसे, हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे। सो वी स्टार्ट विद अफ्रीकन एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। बात शुरू करते हैं कि हम लोग कहां से आए थे, राइट है ना। तो हाँ, तो कहानी अफ्रीका से शुरू होती है, बट उसके और भी पीछे चलते हैं और बात करते हैं कि अर्थ जब बनी थी तब क्या हुआ था। तो मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ज्योग्राफी में एंटर कर रहा हूं, राइट ना। ज्योग्राफी अगेन, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें दोबारा पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं कि ज्योग्राफी से इंडियन हिस्ट्री कहां कनेक्ट हो रही है या ह्यूमन हिस्ट्री कहां कनेक्ट हो रही है। सुनाओ, तो जो अर्थ बनी थी, राइट ना, अर्थ जो बनी है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है 4600 मिलियन साल पहले, राइट है ना। कब हुआ है? 4600 मिलियन ईयर्स अगो। 4600 मिलियन ईयर्स अगो। क्या ये काफी लंबा समय है? ये काफी लंबा समय है, राइट है ना। मतलब काफी पुरानी बात है कि 4600 मिलियन साल पहले कहीं दुनिया बनी थी। क्या हम लोग उस समय थे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनादिकाल से यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, टाइम जब से शुरू हुआ है तब से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अर्थ बनी है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो हुआ है, ये 4600 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है, और फिर इसको, इस पूरे 4600 मिलियन साल को 4 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें अगेन क्योंकि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट का पार्ट इंपॉर्टेंट है। रफली 540 मिलियन साल, मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 540 मिलियन साल पहले यहां से जो है क्या शुरू होता है? जीवन चालू होता है, लाइफ चालू होती है, लाइफ, राइट। अब लाइफ भी जो चालू हुई है, पहले क्या हुआ है? लाइफ अगर आप देखो तो ये जो 540 मिलियन साल हम कह रहे हैं, राइट, इसको जूम कर लीजिएगा, तो जो 540 मिलियन साल हम कह रहे हैं, तो पहले क्या हुए? पहले फिशेज आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर एक डायनासोर वाला पार्ट आया, और फिर जो आखिरी पार्ट है जिसमें मैमल्स की एंट्री हो रही है, मैमल्स, वो है आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो। इसे कहा जाता है सीनोजोइक एरा, राइट। दिस इज व्हाट सीनोजोइक एरा। तो हमारे लिए कहानी में इंपॉर्टेंट क्या है? हमें डायनासोर वगैरह नहीं पढ़ना, हमारे लिए कहानी शुरू होगी रफली 66 मिलियन ईयर्स अगो से।
अब इसके बीच में एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहाँ आ रही है ना, कैसे जो है पैंजिया बन रहा है, टूट रहा है, हिमालयाज बन रहे हैं, ये सारी कहानी ज्योग्राफी में है, राइट ना। ये सारी कहानी से, ये प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह से हमारा अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ बन गया था, हिमालयाज का फॉर्मेशन 66 मिलियन ईयर्स अगो हो गया था, राइट, यानी शुरू हो गया था हिमालयाज का बनना, उसके बाद हमारी एंट्री हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो है पहले हम लोग पैंजिया में थे, बाद में जो है इंडिया बना एटसेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी 66 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे हिमालयाज का फॉर्मेशन चालू हो चुका है, इसके भी बाद आने वाले हैं हम लोग। तो ये मत सोचेगा कि पहले हम सारे लोग कहीं जो है पैंजिया में रहा करते थे। अभी जो मैं बातें कह रहा हूँ ज्योग्राफी में फिर कनेक्ट होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है पैंजिया वैंजिया, इट इज परफेक्टली फाइन, अभी सुन लो 5 मिनट, है ना, फिर ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो 66 मिलियन ईयर्स अगो शुरू होता है एक ऐसा एरा जिसे कहते हैं सीनोजोइक, सीनोजोइक, राइट। यहां से कहानी शुरू होती है। ये एरा है मैमल्स का, मैमल्स का एरा। डायनासोर जा चुके हैं, एक नया क्लास शुरू हो रहा है, एक नया जो है जीवन शुरू हो रहा है, जिसे आप कहते हैं मैमल्स, राइट। मैमल्स ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन अब ये इनका एरा है, यही लोग डोमिनेट करने वाले हैं, हम लोग डोमिनेट करने वाले हैं, तो मैमल्स। तो ये जो सीनोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एज ऑफ मैमल्स। और इस मैमल्स में भी एक प्रजाति है प्राइमेट्स, राइट, है ना, प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स वो ऑर्डर है ना, प्राइमेट्स वो ऑर्डर है जिसको हम लोग बिलोंग करते हैं। इसी ऑर्डर में, इसी प्राइमेट्स के ऑर्डर में और लोग भी आते हैं, जैसे कि ओरंगुटान भी आता है, गिबॉन भी आता है, चिंपैंजी भी आता है, गोरिल्ला भी आता है, हम भी आते हैं, हम भी आते हैं। इसीलिए सिमिलैरिटी लगती है, बट हम एक है नहीं, है ना। ऐसा लगता है कि हम सिमिलर हैं, पर हम किसी एप जो है किसी गोरिल्ला या किसी और एप को बिलोंग नहीं करते, हम बेसिकली इस ऑर्डर प्राइमेट को बिलोंग करते हैं, राइट ना। तो प्राइमेट्स की एंट्री हो रही है, प्राइमेट्स की एंट्री हो रही है। तो नाउ अब इस प्राइमेट से हम लोग जो है निकलते हैं। तो आइए अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीनोजोइक एरा की, राइट। सीनोजोइक एरा में हमने कहा कि अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो, 66 मिलियन ईयर्स अगो यहां से शुरू हुआ एज ऑफ मैमल्स, मैमल्स, राइट, है ना। और यहीं से शुरू हो रहा है ये टोटल सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा लास्ट तक है। मान लेते हैं कि आज का दिन है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट, आज तक ये सीनोजोइक ही चल रहा है। हाँ, तो ये सीनोजोइक ही चल रहा है दोस्तों, राइट। तो सीनोजोइक एरा में हम लोग जी रहे हैं, राइट। सीनो मतलब होता है नया, जोइक मतलब होती है लाइफ, तो नई लाइफ है, हम लोग नई लाइफ है। तो 66 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ इसमें भी हमने कहा कि इसी में से निकले कौन, लगभग 55 मिलियन ईयर्स अगो एंट्री होती है प्राइमेट्स की। एक नई प्रजाति, एक नया ऑर्डर शुरू होता है मैमल्स के अंदर, विच इज प्राइमेट्स। इन्हीं प्राइमेट्स में से रफली 6 मिलियन ईयर्स अगो, 6 मिलियन ईयर्स, यानी 60 लाख साल पहले एक प्रजाति मिली जिसको बोला जाता है होमोनिड्स। तो एक प्राइमेट्स की ही फैमिली है जिसे कहा गया होमोनिड्स, होमोनिड्स। इसी में से निकलते हैं आपके चिंपैंजी, गिबॉन, ओरंगुटान, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे, बट हम भी इसी में से निकलते हैं, तो होमोनिड्स वो जो है ग्रेट एप्स कहा जाता है कि इसमें से बहुत सारे एप्स निकले हैं, हम लोग भी यहीं से निकले, होमोनिड्स। तो हाँ, तो जो है मैमल्स की जो है यू कैन से क्लास है, उसी में एक ब्रांच निकली प्राइमेट्स, उसमें से एक ब्रांच निकली होमोनिड्स, जिसमें और भी प्रजाति आती हैं, और इसी में से हम लोग आते हैं। और हमारी कहानी शुरू होती है, जो पहला ह्यूमन लाइक हमें जो है आदमी दिखाई देता है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। दिस इज रफली 5.5 या 55 मिलियन ईयर्स अगो। अभी भी हम लोग आए हैं, अभी हम लोग आना थोड़ा सा शुरू किया है हमने। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हमारी कहानी शुरू होती है, राइट ना। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस पे फोकस करते हैं कि कौन है ये, राइट। तो हमने समझा कि हम लोग एक्चुअली यहां से अभी आने वाले हैं, इसी प्रजाति में से आगे आगे कुछ हम निकलेंगे, या ऐसा कहना चाहिए कि इसी के आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, नई नई स्पीशीज क्रिएट होंगी, जिसमें फाइनली हम क्रिएट होने वाले।
तो हमारी कहानी अगर शुरू भी हो रही है रफली, अगर शुरू हो रही है रफली, तो 55 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हो रही है। भले जो है दुनिया या जो है अर्थ जो है वो 4600 मिलियन साल पहले बनी हो। तो कहानी यहां से शुरू करते हैं, 55 मिलियन ईयर्स अगो से बात करते हैं। तो नाउ तो इसे फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब मेन कहानी पे आते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हाँ 55 मिलियन ईयर्स अगो वी हैव फॉर्मेशन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। राइट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये कहानी शुरू हो रही है अफ्रीका में, राइट है ना। लेट्स कम टू अफ्रीका। तो अफ्रीका क्या है? अफ्रीका बेसिकली जो है ये वाला जो इलाका है, ये इलाका आज भी जंगल है इस इलाके में। और ये जो इलाका है दिस इज बायोडाइवर्सिटी वाइज काफी रिच इलाका है। तो बहुत सारी स्पीशीज यहां पे होती हैं, तो ये शायद मैमल्स वगैरह यहाँ या प्राइमेट्स वगैरह यहीं पे थे, वो ग्रेट एप्स भी यहीं पे थे, शायद यहीं पे थे। और इसी में से शायद निकला होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब इसको प्यार से ऑस्ट्रेलो कह देते हैं। तो अपना जो ऑस्ट्रेलो है वो बेसिकली यहीं से निकला होगा। तो जो अफ्रीका है इसे माना जाता है कि दिस इज क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी ह्यूमन का जो हमारा जो पालना है जिसमें से हम लोग निकल के आए हैं वो बेसिकली अफ्रीका है। अफ्रीका से ये कहानी चालू होती है, राइट है ना। तो अफ्रीका, अब पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो पहले इसको बहुत ज्यादा कुछ पता है, इसे बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इसका ब्रेन साइज बहुत छोटा सा है, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का ब्रेन साइज है, राइट। तो ये अभी कुछ बहुत ज्यादा अगर आप सोचिए कि ये ह्यूमन जैसा है, नहीं, अभी ये ह्यूमन जैसा नहीं है। इसे बहुत समय लगेगा, सोचता रहेगा। जैसे आप बिगनर हैं अभी मान लो, राइट है ना। तो अभी क्या है कि आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, क्या आपको पता है कि कितना सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है? मे बी नॉट, राइट है ना। अभी शायद उतना आइडिया नहीं है, पर धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, तो वही जो है आइडिया, वही हालत अभी ऑस्ट्रेलो की है अपने, राइट। जैसे आप अभी कह सकते हैं कि आप अभी क्या है, ऑस्ट्रेलो हैं। अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपको जो यूपीएससी का ज्ञान है वो थोड़ा सा है, अभी बढ़ना है, अभी एक्सपैंड करना है। हाँ, तो वैसा ही इसके साथ भी होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो अभी इसका ब्रेन साइज वगैरह बहुत छोटा सा है और पॉट बेलीड है, राइट। इसने कुछ चीजें जो शुरू करी है वो ये कि जब ये यहां से निकला, जंगलों से निकला, राइट। ये जो जंगल हम बात कर रहे हैं, तो जंगलों के बाहर क्या है, यहां पे ग्रासलैंड है। तो जब ये जंगलों में रहा होगा, अब ये फिलहाल बाहर आ गया, तो जब ये जंगलों में रहा होगा तो पेड़ पे लटक रहा होगा, राइट। जैसे नॉर्मली जो एप्स होते हैं, बंदर होते हैं, वो पेड़ पे एक इधर से उधर छलांग लगा रहे होते हैं, तो अपने चारों पैर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट है ना, दोनों हाथ, चारों पैर। लेकिन जब ये ग्रासलैंड में आ गया, इस साइड आ गया, राइट, इस साइड क्या है कि इतने पेड़ नहीं है, ये बाहर कहीं निकल आया है। तो जब ये इतने पेड़ यहां पर नहीं मिल रहे, तब ये ऊपर लटक नहीं सकता, लटकने वाला अब ऑप्शन खत्म हो गया है। अब वो नीचे पैरों पर चलने लग रहा है। अब पैरों में चल तो रहा होगा, मे बी चारों पैरों पे चल रहा होगा, लेकिन फिर लंबी लंबी घासें भी हैं यहाँ पे, राइट है ना। यहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड है, तो दिस इज ग्रासलैंड। तो लंबी लंबी घासें हैं यहाँ पे, ग्रासेस हैं। अब पता चला कि हाँ वो जो है ग्रासेस में जा रहा था, है ना, आगे देखा नहीं, सामने से शेर आ गया, कोई खाने वाला आ गया, तो मारा गया बेचारा। तो उसे रियलाइज हुआ कि हाँ अब ये चारों पैरों पे चलना जो है समझदारी नहीं है, अब मुझे थोड़ा उचक के चलना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक ऐसा प्रजाति है जो कि बाइपेडल हो चुका है, बाइपेडल हो चुका है, बोले तो अब ये दो पैरों पे चल रहा है, राइट। अब इसके हाथ जो है फ्री हो चुके हैं, अभी हाथ फ्री हैं, तो अब ये कुछ इससे सोचेगा कि हाँ ये जब हाथ फ्री है तो इनका कुछ काम लिया जाए, कुछ करा जाए इनसे, तो धीरे धीरे सोचेगा, मैं भी अभी नहीं सोच पाया है। तो दिस इज बाइपेडल, राइट है ना, बाइपेडल है, पॉट बेलीड है, ऐसा अभी ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। हम इसको ह्यूमन भी नहीं मानते, हम इसे मानते हैं कि दिस इज प्री ह्यूमन, ह्यूमन के आने से ठीक पहले वाली स्टेज है। एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रोटो ह्यूमन। तो ये टेक्निकली कहानी है एक प्रोटो ह्यूमन की, राइट। तो प्रोटो ह्यूमन इसको कहा जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू अवर टाइमलाइन, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो हमने बात करी कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसकी एक खूबी ये है कि हाँ ये बाइपेडल हो चुका है। क्या हो चुका है, बाइपेडल। कहां पे है, अफ्रीका में है। बाकी ब्रेन साइज बहुत कम है, और इसको हमने कहा, एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, प्रोटो ह्यूमन या फिर प्री ह्यूमन। अब ये कहानी बहुत टाइम तक चलती रही, इनफैक्ट ये कहानी चलती रही 2 मिलियन साल पहले तक, या 2 मिलियन कह लो कि हाँ रफली 2 मिलियन ईयर्स अगो,
चलो 2.6 कह देते हैं, 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 26 लाख साल पहले तक ये कहानी चलती रही। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी कुछ ढूंढ रहा है, अभी कुछ ये ढूंढ रहा है, राइट है ना, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है। बट 2.6 मिलियन ईयर्स अगो एक कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आया, बदलाव आया। ये बदलाव था ज्योग्राफी का। अब इस ज्योग्राफी वाले डिस्कशन पे वापस चलते हैं, राइट। तो मैं आपको फिर से लेके चलता हूं सीनोजोइक में। तो हम बात कर रहे थे सीनोजोइक। सीनोजोइक का जो आखिरी दौर है, जो हम कह रहे हैं कि 2.6 मिलियन ईयर्स अगो वाला जो टाइम है, 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, यहां से एक नया फेज चालू होता है जिसे कहा गया है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड के दो पार्ट हैं, एक है आपका प्लीस्टोसीन और एक है आपका होलोसीन। प्लीस्टोसीन एपॉक और होलोसीन एपॉक। तो थोड़ी देर के लिए क्वाटरनरी भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह सकते हैं कि 2.6 मिलियन ईयर्स अगो एक नया दौर चालू हो रहा है, विच इज प्लीस्टोसीन एपॉक। प्लीस्टोसीन एपॉक है ना, प्लीस्टोसीन एपॉक, थोड़ी देर के लिए नाम रट लेंगे। ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री नहीं है, राइट है ना, कि हाँ भाई दुनिया में, दुनिया का है ना, हमसे लेना देना नहीं है, दुनिया में प्लीस्टोसीन एपॉक चालू हो रहा है, राइट है ना। तो वी रियलाइज, कमिंग बैक अगेन, तो 2.6 मिलियन ईयर्स अगो वैसे तो सीनोजोइक चल रहा है, बट यहां से प्लीस्टोसीन एपॉक चालू हो रहा है। और ये चलेगा बहुत लंबे समय तक। ये चलेगा रफली आज से 12,000 साल पहले तक। और यहां से अभी हमने एक दूसरा नाम देखा था, हमने कहा था कि यहां से एक नया दौर चालू होगा जिसे कहते हैं होलोसीन, जो आज तक चल रहा है ना। तो ये बात थोड़ी सी रट देते हैं कि 2.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले प्लीस्टोसीन एपॉक चालू हुआ, राइट है ना, और 12,000 साल पहले होलोसीन एपॉक चालू हुआ, जो हमने वहां पे देखा। इसको रट दो, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। तो प्लीस्टोसीन एपॉक और होलोसीन एपॉक, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा रहा, ज्योग्राफी रट दो, है ना, ये वाला पार्ट। हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो प्लीस्टोसीन एपॉक की खास बात क्या है? प्लीस्टोसीन एपॉक ऐसा एपॉक है जहां पे ठंड बहुत हो रही है, राइट है ना। तो हाँ, तो टेक्निकली यहां पर आइस एज है, आइस एज, ठंडी पड़ रही है, बहुत ठंडी पड़ रही है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो अब तक सीख कर आया था, क्या यहां पे सर्वाइव कर पाएगा? यहां पे नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि एकदम से मौसम बदल रहा है, बहुत ठंड होने लग रही है। जो हमारे समुंदर है उनके, वो समुंदर जो है समुंदर के ऊपर बर्फ जम रही है, समुंदर का लेवल कम हो रहा है, और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उनके ऊपर भी बर्फ जम रही है। तो अब ये आइस एज का दौर है। तो आइस एज मूवी देखी होगी आपने, एक एनिमे मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, राइट, आइस एज। तो वही जो आइस एज जो मूवी है, वही क्या है कि हाँ, पूरी दुनिया में इस समय बर्फ जमी हुई है, राइट है ना, ट्रॉपिकल थोड़ा सा छोड़ के, बट अदरवाइज जो है पूरी दुनिया में बर्फ जमी हुई है, आपका सी लेवल काफी गिर चुका है, राइट है ना, ऐसा दौर चालू हो चुका है। ये काफी टफ टाइम है, ये काफी टफ टाइम होने वाला है। अब यहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस में से कुछ और स्पीशीज या और प्रजाति यहां पर चालू होंगी, जो कि जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी। तो यहां पर हमें एक नई प्रजाति दिखाई देती है रफली 2 मिलियन पे, जिसको कहते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। तो यहां से एक नया दौर चालू हुआ है। अब ये ह्यूमन चालू हो रहा है, होमो, तो होमो बोले तो ह्यूमन, तो ह्यूमन की शुरुआत अब यहां से हो रही है। पहला जो ह्यूमन है इज होमो हैबिलिस। हैबिलिस कौन है? हैबिलिस मतलब होता है स्किलफुल, स्किल वाला आदमी है, ये स्किल वाला आदमी है। ये जो आदमी है, ये पहली बार हम देखेंगे कि हाँ, ये पत्थर को तोड़ सकता है, तो इसने पत्थरों को तोड़ना शुरू किया। देखो उस जमाने में रियलाइज कि कोई प्लास्टिक, लोहा जो है, सोना, चांदी, सब कुछ मेटल एग्जिस्ट नहीं करता। भाई आपको अगर सर्वाइव करना है तो सिर्फ नेचुरल चीजें हैं। अब आपके ऊपर अगर मान लो किसी शेर ने अटैक कर दिया, कुत्ते ने अटैक कर दिया, आप भागे जा रहे, कोई आपके पास रास्ता नहीं है, राइट है ना। लेकिन मे बी आप गिरे और आपके हाथ में पत्थर आ गया, राइट, वही पत्थर आपने उस जानवर को दे मारा, वो जानवर एकदम पैर करके भागा, राइट है ना। तो समझ रहे हो कि हाँ, उस समय हमें रियलाइज होगा कि अगर कोई दुनिया में हमारा दोस्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। अगर कोई एक हार्ड चीज एग्जिस्ट करती, बहुत हार्ड चीज एग्जिस्ट करती है जो हमारी मदद कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है।
इसीलिए एज भी क्या है, ये पत्थरों की एज है, राइट ना, स्टोन एज है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे है, पत्थरों पे। तो होमो हैबिलिस ने पहली बार पत्थर उठाया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने शायद पत्थर नहीं उठाया था, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन एज फार एज वी अंडरस्टैंड कि हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ कहीं भी पत्थर एसोसिएटेड नहीं मिला, कोई ऐसा टूल नहीं मिला। तो ये आदमी क्या है, होमो हैबिलिस क्या है, हमारे पहले सबसे पहले एंसेस्टर माने जाएंगे, है ना, होमो नाम दे दिया हमने इनको, होमो हैबिलिस, क्योंकि इन्होंने दिमाग लगाया, राइट। इनका ब्रेन साइज थोड़ा सा बड़ा है, यू रियलाइज कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा सा बड़ा ब्रेन साइज है, और इन्होंने पत्थर तोड़ा, ही इज हैंडी एंड स्किलफुल, और इन्होंने पत्थर तोड़े हैं। तो पत्थर तोड़ के टूल बनाने की जो शुरुआत यहाँ पे दिख रही है हमें। अब कितना अच्छा टूल है हम नहीं कह सकते, है ना, कि हाँ बहुत अच्छा टूल है, नहीं, अभी बस शुरुआत है। तो शुरुआत किससे हो रही है, होमो हैबिलिस से हो रही है, होमो हैबिलिस ना। अब होमो हैबिलिस का जो दौर है ये काफी छोटा सा दौर है, राइट, है ना, ये ज्यादा बहुत लंबा सर्वाइव नहीं करते, और इसके आगे एक और स्पीशीज इसी दौर से निकल कर आती है, जिसे कहते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस की एंट्री होती है। अभी जो होमो इरेक्टस है ये होमो हैबिलिस से भी बेटर है। होमो इरेक्टस की खास बात यह है कि अब ये इरेक्ट हो गया है, इसकी जो बैकबोन है ये काफी सीधी हो गई है। अब तक हम अभी भी काफी झुक झुक के पत्थर उत्थर उठा के चल रहे थे, लेकिन अब जो होमो इरेक्टस आया है वो इरेक्ट हो गया है ना, एकदम सीधा हो गया है। अब जब सीधा हो गया है तो उसके चलने में काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। तो वी रियलाइज कि हाँ यही 1.8 के आसपास, उसी 2 मिलियन के आसपास की कहानी है कि एक नई स्पीशीज की एंट्री होती है, विच इज होमो इरेक्टस, राइट। ये होमो इरेक्टस जो है ये क्या है, ये अब जो है पत्थर भी तोड़ना जानता है, होमो हैबिलिस ने सीख लिया था, प्लस इरेक्ट होने की वजह से ये माइग्रेट कर सकता है, ये घूम सकता है, जगह जगह जा सकता है। तो यहां से वी रियलाइज कि अब चीजें ढूंढना चालू होंगी, अब नई नई चीजें बनना चालू होंगी। अगर वो होमो हैबिलिस खाली स्टोन तोड़ रहा था तो अब ये स्टोन टूल्स बना रहा है, राइट, है ना, हैंड एक्स बना रहा है, हैंड एक्स। हैंड एक्स क्या है, हैंड एक्स सिंपल, पत्थर तोड़ा और हाथ में ऐसे पकड़ लिया, राइट, है ना, हैंड एक्स, है ना, एक्स की तरह वो काम कर रहा है, तो हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। तो अब देखो भी कि हाँ इसका ब्रेन साइज ही पहले से बड़ा हो रहा है, तो पीछे वालों से ज्यादा समझदार है, ज्यादा अक्लमंद है। आगे जाके ये फायर भी फिगर आउट करेगा, फायर भी फिगर आउट कर लेगा। फायर की जरूरत भी है, अभी हमने बात करी कि आइस एज है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो हमें फायर की जरूरत है, हमको फायर की यहाँ पे जरूरत भी है, राइट, है ना। तो हाँ, तो हमें यहाँ पे फायर की जरूरत है भाई, राइट। फायर हमको जानवरों से भी बचाएगी, गर्म भी रखेगी, तो हर तरह से फायर की इंपॉर्टेंस है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो होमो इरेक्टस है, क्योंकि अब वो सीधा हो चुका है, तो अब वो अब तक अफ्रीका में था, लेकिन अब वो घूमने लगेगा, कहेगा जाओ इधर टहल के आते, उधर टहल के आते, इधर टहल के आते हैं, इधर टहल के आते हैं। अब वो टहलना चालू कर देगा, क्योंकि उसे और ढूंढना है कि हाँ कहीं और अच्छा खाना मिल जाए, कहीं और अच्छा कुछ जो रहने को मिल जाए, कुछ बेटर मिल जाए। तो उसने घूमना चालू किया, एंड यू रियलाइज कि वो यूरोप भी चला गया, राइट, है ना, इधर सेंट्रल एशिया साइड चल रहा है, इंडिया भी जा रहा है, राइट, है ना, इधर चाइना वाइना पहुंच गया, क्योंकि बर्फ जमी हुई है, ठंड बहुत है, तो ये सब क्या है, सब बर्फ में जमा हुआ है। तो उस पार अमेरिका भी पहुंच गया, अमेरिका भी पहुंच गया। सिमिलरली इधर भी क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है काफी ब्रॉड हो चुकी है, तो वो आगे भी माइग्रेट कर सकता है, आगे भी माइग्रेट कर सकता है, पॉसिबल है उसके लिए। तो रियलाइज कि हाँ अब ये जो है यू नो होमो इरेक्टस है, ये माइग्रेट करना चालू करे दे रहा है, राइट। तगड़ा घूम रहा है, ये तगड़ा घूम रहा है भाई, इधर उधर उसने घूमना चालू कर दिया। तो अब हमने दुनिया में बसना चालू किया। अब तक हमारी कहानी सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका तक सीमित थी, बट आफ्टर 2 मिलियन या फिर आफ्टर इनकमिंग ऑफ होमो इरेक्टस के आने के बाद हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग इस तरीके से घूम रहे हैं, राइट, है ना। चलिए, तो होमो इरेक्टस, हालांकि जो है होमो इरेक्टस इतना नीचे नहीं आएगा, होमो इरेक्टस ये येलो वाले पार्ट तक ही रहेगा। इसके बाद ये अगली स्पीशीज है जो आगे जाएगी, राइट, है ना, कि हाँ जो मूवमेंट होगा, लेकिन हाँ भी थोड़ा सा और आगे। तो होमो इरेक्टस आप कह सकते हैं कि चाइना वाइना तक पहुंच गया है, राइट, है ना, इधर तक पहुंच गया है। चलिए, सो व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि हाँ ये जो कहानी हम लोग यहां से चालू कर रहे थे अफ्रीका से, अब वो माइग्रेट होके जगह जगह पहुंच रही है। अब ये जो ह्यूमन है ये जगह जगह पहुंच रहा है, होमो इरेक्टस। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ होमो इरेक्टस। नाउ अब बहुत लंबे समय तक कहानी होमो इरेक्टस की ही रहेगी, बिकॉज जो माइग्रेट कर सकता है वो ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकता है। तो होमो इरेक्टस की कहानी काफी लंबी चलेगी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस रफली 2.5 लाख साल पहले तक प्रेवलेंट रहेगा, राइट, है ना, 2.5 लाख या 1 लाख तक भी कह सकते हैं कि 2.5 से 1 लाख के आसपास, जब वी कैन से कि हाँ होमो इरेक्टस विल स्टिल सर्वाइव, राइट। होमो इरेक्टस कंटिन्यू करेगा, होमो इरेक्टस कंटिन्यू करता रहेगा। नाउ अब इसके बाद और डेवलपमेंट होंगे।
अब उसके बाद क्योंकि हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं और चीजें ढूंढ रहे हैं, बाहर घूम भी रहे हैं, तो दिमाग और अच्छा ग्रो होगा, दिमाग और अच्छा ग्रो होगा। तो एक अगली स्पीशीज आती है विच इज होमो सेपियंस। तो होमो का अगला वर्जन जो है विच इज सेपियंस, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वाइज मैन, राइट। वाइज मैन है, ज्यादा समझदार है। इसी का एक वर्जन है नियांडरथल, जो जर्मनी में मिल रहा है हमको। हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है बाय द वे, है ना। तो ये नियांडरथल कौन है, कहाँ क्या हुआ, नियांडरथल और होमो सेपियंस के बीच में क्या हुआ, हमें हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता ऐसा, है ना। तो जो मैं सुन रहा हूँ सिर्फ उतने पे फोकस करो। इसमें बहुत डीप अगर जाना है तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले लेना, राइट, है ना। तो हाँ, एंथ्रो में आपको बहुत डीप ये सब मिलेगा। हम खाली हिस्ट्री के लिए बिल्डअप कर रहे हैं कि इंडिया तक कहानी लेकर आ जाए, दैट्स इट, है ना। इससे ज्यादा हमें यूपीएससी ने अब तक इस डायरेक्शन में कुछ नहीं पूछा है। चलिए सुनाओ। अब ये जो होमोसेपियंस है, यू रियलाइज कि हाँ अब इसका दिमाग और ज्यादा बढ़िया हो गया है, 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर तक ये हो चुका है। प्लस यूरोप से कहते हैं कि हाँ ये कहानी यूरोप से चालू हुई, क्योंकि अब हम लोग फैल चुके हैं, राइट। तो ये अगली कहानी जो चालू हो रही है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस हम कह सकते हैं कि हाँ रफली 2.5 लाख के आसपास वी हैव एंट्री ऑफ होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो कि ज्यादा समझदार है, ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है, राइट, है ना। शॉर्ट बॉडी है, नैरो फोरहेड है, ब्रेन के से बढ़िया इसका बड़ा हो चुका है, तो ज्यादा इंप्रूव्ड है ये। इसी का बेटर वर्जन है, इसी का और जो मॉडर्न मैन जिसको हम कहते हैं, जो हम लोग हैं, इज होमोसेपियंस सेपियंस कि वाइज, और वाइज का भी एक वाइज वर्जन। तो इसी की सब स्पीशीज है वाइज, बहुत वाइज, राइट ना, बहुत ही समझदार। तो 1.25 लाख के आसपास या 1,15,000 के आसपास वी हैव होमोसेपियंस सेपियंस। मॉडर्न मैन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ गए, हम धीरे धीरे मॉडर्न मैन की तरफ बढ़ गए। इंडिया तक मॉडर्न मैन आने में टाइम लगेगा, बट स्टिल रफली हम कह सकते हैं कि 1 लाख के आसपास वी हैव द मॉडर्न मैन कमिंग इन, राइट। जो प्रॉपर मॉडर्न बनेगा 40,000 साल के आसपास, या। तो ना, तो दिस वाज होमोसेपियंस सेपियंस, बिल्कुल एंड का पार्ट है होमोसेपियंस सेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस, राइट, है ना। रफली आप कह सकते हैं 1 लाख ईयर्स अगो। अब हमारी कहानी यहां से शुरू होती है, कहीं 2.5 लाख 5 लाख के आसपास हमारी कहानी, हिस्ट्री की जो कहानी वहां से चालू होगी, राइट, है ना। तो फिलहाल भी रियलाइज कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ आइस एज में हो रहा है, ये सब कुछ ठंड में हो रहा है। तो जितना भी सर्वाइवल स्किल्स उसको जो है क्रिएट करनी है, जितनी भी बातें क्रिएट करनी है, सब कुछ इसी ठंड में क्रिएट करनी है, राइट। तो ये कहानी थी हमारे इवोल्यूशन की, ये कहानी थी कि हम किस तरीके से यहां तक पहुंचे। अब जो हमारी हिस्ट्री की जो कहानी है, राइट, जो इंडियन हिस्ट्री हम बेसिकली पढ़ेंगे, वो बेसिकली ये पार्ट है, राइट। हम यहां से शुरू करेंगे, रफली 5 लाख से चालू करेंगे। 5 लाख से जो टाइम हम कहते हैं, 5 लाख से हम कहते हैं इसको पालियोलिथिक एज। अब इसको समझेंगे क्या होता है ना। बट पहले अभी इसको यहाँ पे एक बार समराइज कर देते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई ये जो प्लीस्टोसीन एपॉक है ये ज्योग्राफी का टर्म है, राइट, है ना। कि हाँ इंडिया की नहीं, दुनिया में इस समय प्लीस्टोसीन एपॉक चल रहा है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं चल रहा है, सबके लिए चल रहा है कि हाँ ठंड का माहौल है, हमने इसको कहा प्लीस्टोसीन एपॉक, राइट। पालियोलिथिक जो है वो इंसानों की कहानी है, इंसानों की एज में 5 लाख के आसपास हम शुरू करेंगे कहानी विच इज पालियोलिथिक एज। तो यहां से हम लोग पालियोलिथिक की कहानी चालू करेंगे। नाउ तो बिफोर वी गो इनटू पालियोलिथिक, एक छोटी सी बात समझते हैं कि इस पूरी स्टोरी में जो हमने पढ़ी, इस पूरी स्टोरी में इंडिया कहां है। इंडिया पे आते हैं। नाउ तो अगला मुद्दा है अपना अर्ली मैन इन इंडिया, कि इंडिया कहां है इसमें, राइट, है ना। हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आइए समझते हैं इस बात को। तो अर्ली मैन इन इंडिया कि हमें कोई ऐसे अवशेष मिले हैं, कोई ऐसी चीज मिली है, इसको समझते हैं। नाउ 1930s के दौर में हमें सबसे पहले कुछ अवशेष मिले। हमें एक जगह है जम्मू कश्मीर के लेफ्ट में, पाकिस्तान साइड में, पोटवार प्लेटो, एंड देन नेपाल। तो 1930s के दौर में हमें कुछ स्कल्स मिले, राइट, है ना। कुछ हमको जो है फॉसिल्स मिले, कुछ स्कल्स मिले इंसानों के। अब वो इंसान हम कहे दे रहे हैं बट एक्चुअली उन्हें इंसानों में नहीं गिनना चाहिए, राइट, है ना। तो हाँ, तो जो हमें स्कल्स मिल रहे हैं ये हमको मिल रहे हैं कुछ 10 से 14 मिलियन साल पुराने। तो 10 to 14 मिलियन ईयर्स अगो। एक बार टाइमलाइन पर डाल के देखो, राइट, 10 to 14, तो 55
5.5 मिलियन ईयर्स अगो था ये, सॉरी 5.5 मिलियन ईयर्स अगो था, यानी इससे भी पुरानी कहानी है। यानी ये जो हमको स्कल्स मिले हैं वो इस कहानी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? इस कहानी में ये स्कल्स आते ही नहीं है। तो ये जो स्कल्स हैं जो कहा गया है कि 10 से 14 मिलियन साल पुराने हैं, इनको नाम दिया गया रामापिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस। तो ऐसे इनको माइथोलॉजिकल नाम दिए गए, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, राइट ना। तो हाँ, तो ये जो हमको मिले हैं, ये जो स्कल्स हमको मिले हैं, दीज आर नॉट द वन जो इस स्टोरी को बिलोंग करते हैं। जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वाली, ये इस स्टोरी को बिलोंग नहीं करते। ये जो स्कल्स हैं ये एक दूसरी स्पीशीज है ड्रायोपिथेकस करके, उसके हमको स्कल्स मिले हुए हैं। तो अगर इंडिया को आप प्लेस करो तो एक आप डेफिनेटली बात कर सकते हो कि कहीं बहुत पुराने हमारे पास रामापिथेकस और शिवापिथेकस हैं। बट क्या ये इस स्टोरी का पार्ट है? नहीं, ये इस स्टोरी का पार्ट नहीं। और उसके आगे हमको कोई फॉसिल मिला भी नहीं, तो हम मानते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, इनकी आगे कोई कहानी भी नहीं। तो ये एक डेड एंड है जो है आके इंडिया में, जहां पर ये वाली जो भी स्पीशीज थी ड्रायोपिथेकस या रामापिथेकस, शिवापिथेकस, इनके आगे कुछ भी यहां पे नहीं हुआ था इंडिया में। ऐसा नहीं है कि हाँ ये आगे डेवलप हुए थे। दूसरी जो स्टोरी हमको पता चलती है 1980s के दौर में, 1980s के दौर में हमको जो है बोरी में कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। बोरी में आर्टिफैक्ट्स। अब बोरी के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, अब बोरी इज इन महाराष्ट्र। आर्टिफैक्ट्स, नाउ व्हाट इज आर्टिफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट जब हम खुदाई करते हैं तो पीछे के 6 चैप्टर जो आपने पढ़े उससे हम लोग बात कर रहे थे आर्कियोलॉजी की। यहां पर जो भी हमारी नॉलेज है इट इज बेस्ड अपॉन आर्कियोलॉजी, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, राइट, लिंग्विस्टिक्स, इन सब चीजों के ऊपर हमारी कहानी बेस्ड है। तो नाउ तो बोरी आर्टिफैक्ट्स हमको बताते हैं, यहां पे जो खुदाई में चीजें निकली ये हमको बताती हैं कि शायद जो है 1.4 मिलियन ईयर्स अगो भारत में जो है ह्यूमंस की एंट्री हो चुकी थी। यानी ह्यूमंस की एंट्री शायद इंडिया में रफली 1.4 पे बोरी तो 1.4 मिलियन। तो बोरी के हिसाब से 1.4 मिलियन एक ठीक ठाक जो है दौर है या पॉइंट है जहां पे इंडिया में एंट्री हो चुकी थी। बट हमें इसके आसपास हमें कुछ और मिलता है, हमें इसके आसपास कुछ और भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट एंट्री है, तीसरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, तो अभी हम बात करते हैं रामापिथेकस और शिवापिथेकस के बारे में, राइट है ना, कि हाँ दीज आर रामापिथेकस, शिवापिथेकस। ये पोटवार प्लेटो में हमको मिले, राइट, पोटवार प्लेटो एंड नेपाल, 2 साइट्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो है आपके, हाँ, तो जो तीसरी एंट्री की हम बात कर रहे हैं वो है हथनौरा में। तो एमपी में एक जगह है हथनौरा, राइट, दिस इज जो है होशंगाबाद के पास हथनौरा। तो एमपी में एक जगह है हथनौरा, यहां पे हमको फीमेल स्कल मिला है। अब इसमें डिबेट है कि हाँ ये फीमेल स्कल ये मोस्ट प्रोबेबली होमो इरेक्टस है, मोस्ट प्रोबेबली। बट कुछ लोग मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि हो सकता है कि होमो सेपियंस हो। तो क्या है कि सिर्फ स्कल ही मिला है, तो हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि हाँ ये स्कल कितना बड़ा है, क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था। तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि इसको इरेक्टस कहें या सेपियंस कहें। फॉर एग्जाम्पल आप आर एस शर्मा पढ़ेंगे तो उसमें होमो सेपियंस कहा गया है, राइट। लेकिन अगर आप जो है ये उपेंद्र सिंह जी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें उसको होमो इरेक्टस कहा गया है, राइट है ना। तो हाँ, तो होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस एक फीमेल स्कल हमको मिला है हथनौरा एमपी में, जो कि बताता है कि ये कहानी रफली 5 लाख साल पुरानी है, 5 लाख ईयर्स अगो। तो एक जो सॉलिड प्रूफ हमको मिल रहा है वो एक्चुअली यही है। तो इसीलिए हमारी इंडिया की कहानी भी 5 लाख से हम चालू करेंगे। हम वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, हम लोग इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से जो है लिथिक एजेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमारी स्टोरी की 5 लाख के आसपास जो है रेलेवेंस हो चुका है इंडियन हिस्ट्री में। तो इंडियन हिस्ट्री में अपनी पालियोलिथिक एज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमंस की कहानी, वो कहाँ से शुरू करेंगे? 5 लाख से शुरू करेंगे, राइट है ना। तो हाँ, तो ये 3 सेंटर्स इंपॉर्टेंट है, एक आपका पोटवार प्लेटो, एक आपका बोरी और तीसरा आपका हथनौरा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एमपी का हथनौरा। चलिए, तो मैं बात करी हथनौरा की, राइट है ना, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में
सबसे पुराना अगर जो है हमें कुछ मिला है अर्लीस्ट अपर पालियोलिथिक साइट, मतलब एक इंपॉर्टेंट साइट जो और है वो है आपकी श्रीलंका। श्रीलंका में आपको 31,000 साल पुराना भी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी श्रीलंका की इंपॉर्टेंट साइट है, राइट है ना, ध्यान रख लेंगे इसको। फाहिन साइट है। प्लस आर एस शर्मा ये भी लिखते हैं कि हाँ जो इंडिया में एंट्री हुई है, इंडिया में एंट्री अगेन दिस इज डिबेटेबल, इधर से ना होकर एक्चुअली इधर से हुई है, या क्योंकि वो आइसेज थी, तो आइसेज होने की वजह से क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह एक्सपोज थे, तो एंट्री इस साइड से हुई है, साउथ साइड से एंट्री हुई है, ऐसा आर एस शर्मा जी लिखते हैं, राइट है ना। चलिए तो फिलहाल जो है कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पालियोलिथिक एज की। जैसा कि हमने कहा कि हाँ जो है पालियोलिथिक एज है ना, ये क्या है, क्या होने जा रहा है, आइए इस बात को समझते हैं। तो ये यहाँ से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कहानी अब इंपॉर्टेंट हो रही है। इसके पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा अनफॉर्चुनेटली खाली वो फाउंडेशन बनाने के लिए था, कि हम समझना चाहते थे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसके अलावा यूपीएससी ने अब तक उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं पूछा है, राइट है ना। तो अब तक नहीं पूछा है तो हो सकता है अभी भी चांसेस कम ही है, प्रोबेबिलिटी कम है, राइट। पहले अभी पालियोलिथिक तक तो पहुँचे, वो पालियोलिथिक पूछेगा उसके बाद पीछे जाएगा। तो अभी यूपीएससी नियोलिथिक, चाकोलिथिक, मीजोलिथिक तक आया है, यूपीएससी पालियोलिथिक में भी अब तक ठीक से नहीं आया है। तो अभी ये सब जो है हमारे लिए जो हम पढ़ रहे हैं, दिस वॉज मोर फॉर फाउंडेशन, कि हम समझ सकें कि हाँ ये कैसे हुआ था, उसके बाद कहानी बिल्ड करना आसान है। चलिए तो पालियोलिथिक एज, तो पालियोलिथिक एज समझो कि हाँ जो है जो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे बर्फ है, राइट है ना, कि हाँ जो है पूरा आइसेज है, आइसेज का माहौल है, आइसेज। नाउ आइसेज के माहौल में हम बात कर रहे हैं कि हाँ शायद जो एंट्री हुई है इंडिया में वो एक तो होमो इरेक्टस होगा और आगे जाके होमो सेपियंस होगा, करेक्ट। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ पालियोलिथिक एज में क्या हो रहा था। अभी इसे टाइमलाइन पे भी डालेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि पालियोलिथिक एज में क्या हो रहा था। नाउ मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचे भी कि हाँ जो है क्या चीजें चल रही होंगी ना। पालियोलिथिक एज, तो जैसा कि हमने कहा कि हम लोग एप्स हुआ करते थे या सिमिलर टू एप्स हुआ करते थे, तो हमारा जो इनहेरेंटली जो खाना खाने का तरीका था, वी डिपेंडेंट अपॉन कि हाँ ये जो आदमी है ये डिपेंडेंट है किस पे, ये डिपेंडेंट है फूड गैदरिंग पे। तो ओरिजिनली इनहेरेंटली हम लोग किस पे डिपेंड करते थे, हम लोग खाना बीन बीन के खाते थे, फूड गैदरिंग किया करते थे, राइट है ना, कि हाँ पेड़ से इधर तोड़ लिया, पेड़ से उधर तोड़ लिया, राइट है ना, खाना इकट्ठा किया, खा लिया, कुछ ऐसा हम लोग जुगाड़ किया करते थे। बट ग्रेजुअली वी रियलाइज कि हाँ जो है क्या ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोगों ने एक और चीज़ स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट किया हम लोगों ने जो है हंटिंग स्टार्ट करी। पहले शायद फिशिंग वगैरह से शुरू किया होगा, छोटा जानवर कुछ हमने खाना शुरू किया होगा, और फिर हमने धीरे धीरे जो है वाइल्ड हंटिंग स्टार्ट करी। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, हंटिंग स्टार्ट किया। तो मेजर तरीका जो खाना खाने का है या तो फूड गैदरिंग है या फिर हंटिंग है, राइट है ना। प्लस अभी इस दौर में क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, इस दौर में क्या हम बहुत सारे लोग एक साथ सर्वाइव कर पाएंगे? क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो सकती है? नहीं। अभी हम जो है 500,000 लोग लेके अगर घूमेंगे तो इतने लोगों को खाना कहाँ खिलाएंगे? तो अभी कोई कबीला एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आप आइसेज में भी देखेंगे तो एक आदमी अकेला घूम रहा है, राइट, फिर उसकी वाइफ भी है तो 2, फिर एक बच्चा 3, तो हाँ तो इतने ही लोग, 4 लोग, 5 लोग, या फिर 2 फैमिलीज, 3 फैमिलीज, इतने ही लोग आपस में एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम लोग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रख सकते हैं? नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। तो ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है बैंड सोसाइटी, जिसमें मैक्सिमम जो है आप 30 लोग तक बियर कर सकते हैं, इससे ज्यादा लोग इस बैंड सोसाइटी में नहीं रह सकते। तो दिस इज मोर लाइक छोटी सी किन बेस्ड फैमिली, रिश्तेदारों वाली फैमिली, कि हाँ जो है मैं हो गया, मेरी फैमिली क्लोज फैमिली हो गई, भाई की फैमिली हो गई, एक बहन की फैमिली हो गई, तो ऐसे 3-4 फैमिली, 2 फैमिली, 4 फैमिली आपस में साथ में रह सकती है। इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे साथ में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि खाना हमें क्या है, हमें हंट करके खाना है, ढूंढ के, पेड़ से ढूंढ के खाना है। अब इतनी ठंड में कौन सा फल लग रहा है, राइट ना, कि कहाँ पे हम खाना ढूंढेंगे? तो दिक्कत है, यही शायद रीज़न भी है कि पेड़ पे फल हमको मिल नहीं रहा है, तो हम लोगों को हंटिंग करनी पड़ रही। तो जानवर को हंट करके खा रहे हैं, जानवर हंट करके खा रहे हैं। अब इतनी ठंड में हंटिंग भी आसान नहीं है, जिस हिसाब से आइसेज है उसमें हंटिंग भी आसान नहीं है, तो मुश्किल है यहाँ पे। प्लस
क्या हम इसमें कोई घर बना सकते हैं? अभी कोई घर वर बनाने की बजाय हम लोग ओपन एरिया में रहेंगे। अभी घर का दिमाग में भी नहीं आ रहा, घर क्या, घर बनाने कहाँ बैठे, पहले खाना ढूंढ लें। तो मेजर अपनी प्रॉब्लम यही है कि खाना वाना ढूंढा जाए, तो हम लोग ओपन एयर में रह रहे हैं, राइट है ना, कि हाँ जो है अपना कोई सेटलमेंट है, सेटलमेंट जैसा कुछ है नहीं, अपना कोई सेटलमेंट वेटलमेंट कुछ नहीं है, राइट। हम लोग रह रहे हैं ओपन एयर में, ओपन एयर में, वैली में। एक चीज जो हम लोग ढूंढते रहते हैं कभी मिल जाए तो गुफाओं में, राइट है ना, कि कोई केव शेल्टर, केव्स वगैरह हमको मिल जाए, बहुत अच्छी बात है ना, रॉक शेल्टर वगैरह, यहीं पे हम लोग रहा करेंगे। नाउ तो जो है ये अपना ओवरऑल यही 3 चीजें बेसिक हैं। अब इसके अलावा इसी दौर में आगे जाकर लेटर स्टेज में वी विल ऑल्सो फिगर आउट फायर। तो फायर भी पालियोलिथिक में ही फिगर आउट हो रहा है, फायर भी पालियोलिथिक में फिगर आउट हो रहा है, राइट। अगेन जिनको डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं 5 लाख से और कहानी लेकर आएंगे 10,000 BC तक। लंबी कहानी, ऑलमोस्ट 5 लाख साल की कहानी है, 4,90,000 साल की कहानी है। नाउ अगेन अब यहां पर जो है अपने पास टूल क्या है? तो अपने पास टूल जो है, अपने पास जो है जो सरवाइव करने के लिए टूल है, स्टोन टूल्स हैं अपने पास, और ये बहुत क्रूड है, अभी हमने इसको कोई पॉलिश नहीं किया है। दीज आर बड़े रफ से, कठोर से, ऐसे जो है हमको यहाँ पे टूल देखने को मिलेंगे। तो दीज आर अनपॉलिश्ड, अनएड्रेस्ड, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ चिकना सा चमक सा रहा है, ऐसा कोई टूल हम नहीं बना रहे। दीज आर अनपॉलिश्ड, दीज आर अनड्रेस्ड। तो अनपॉलिश्ड है, अनड्रेस्ड है, या प्लस कुछ फेमस टूल्स जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे हम लोग जो काम करना शुरू कर रहे हैं, हमारे लिए एक तो वो एक्स इंपॉर्टेंट है, राइट है ना, कि एक्स से क्या है कि हाँ जानवर को मारने में थोड़ा सा आसान है, तो एक्स हम लोग बनाया करेंगे। तो एक जो सबसे प्रोमिनेंट टूल है वो होगा हैंड एक्स, हैंड एक्स। अब इसके अलावा धीरे धीरे हम लोग और भी चीजें यूज करेंगे, जैसे चॉपर हो गया, चॉपर, राइट, दीज आर बेसिक टूल्स। फिर धीरे धीरे आगे इंप्रूव करने लगेंगे, बढ़िया बढ़िया बनाने लगेंगे, तो पॉइंटर्स बनाएंगे, ब्लेड्स बनाएंगे, ऐसा करके हम लोग यहां पर टूल्स बनाएंगे, राइट है ना। ध्यान रखना इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे टूल्स बनाएंगे, इस तरह के हम लोग टूल्स ही बनाएंगे। अभी जो टूल होना चाहिए, ये टूल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये दिखाता है कि ये आदमी जो होमो इरेक्टस या फिर होमो सेपियंस से आगे जाके ये आदमी इतना समझदार हो चुका है कि वो एक अच्छा पत्थर ढूंढ सकता है। तो ये टूल मेनली जो है बना हुआ है क्वार्ट्जाइट से। जो स्टोन हम लोग यूज कर रहे हैं वो है क्वार्ट्जाइट, इसीलिए इस आदमी को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है, क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट हमारा यहाँ पे मेजर टूल है, रीजन कि क्वार्ट्जाइट बहुत कठोर है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ किसी जानवर को मारने गए, उसको मारा, सर पे मारा, पत्थर ही टूट गया, राइट, फिर वो जानवर तुम्हें खा रहा है ना, तो डज नॉट मेक सेंस। तो काफी स्ट्रॉन्ग पत्थर होना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग पत्थर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वार्ट्जाइट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अब क्वार्ट्जाइट नहीं मिल रहा तो जो मिलेगा वही इस्तेमाल कर लेंगे, राइट, सैंडस्टोन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर लेंगे, बट हाँ जो मेजर पत्थर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है क्वार्ट्जाइट। प्लस ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम लोग बोन टूल्स ही बनाएंगे, बोन टूल्स। हम लोग वुड का भी इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो वुड इंप्लीमेंट्स वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात जो सरप्राइजिंगली जो है एग्जिस्ट करती है, पहली बात तो देखो इसी दौर में हम लोग फिगर आउट करेंगे लैंग्वेज। एक टाइम आएगा, है ना, ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही लैंग्वेज को जानते थे, लेकिन एक समय आएगा जहां पे हम लोग बोलना चालू करेंगे। पहले बहुत ही, ये हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी, राइट है ना, कि हाँ रफली 50,000 साल पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक्सप्रेस करना चालू किया था, बोलना चालू किया था, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कुछ कुछ होने लग रहा था। तो लैंग्वेज तो हम लोग बोलना शुरू करेंगे, ये भी इसी दौर में होगा। प्लस आगे जाके जब थोड़ा और सोफिस्टिकेशन आएगा तो पेंटिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे, राइट है ना, आर्ट भी स्टार्ट करेंगे। अब आर्ट में कुछ ऑब्वियस बातें भी हैं कि हाँ हम लोग डांस भी करेंगे, म्यूजिक भी होगा, क्योंकि डांस और म्यूजिक के लिए ऐसा थोड़ा है कि हाँ जो है कोई क्लासिकल गाना बजेगा, जब तक जो है कोई अच्छा सिंगर नहीं गाएगा हम नहीं गाएंगे। डांस और म्यूजिक तो हमारे फन के ऊपर है, राइट है ना, कि आत्मा को अच्छा लग रहा है, हमको मजा आ रहा है तो चलो डांस किया जाए। खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया, मजा आ रहा है, चलो शाम को बैठे और डांस किया जाए, तो सारे लोग जो भी स्टेप आता है उसमें चालू कर दिए। तो हाँ, तो डांस और म्यूजिक क्या है,
म्यूजिक जो भी है पहले पत्थर पे ही पटपट करना चालू किया होगा, फिर समझ में आया होगा कि हाँ कुछ ऐसा एक मेम्ब्रेन बना दें, उसमें कुछ ढम 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 कर सकते हैं, राइट। तो हाँ, तो कुछ जो है तबले जैसा या ढोलक जैसा कुछ जो है बनाया गया होगा, फिर उसमें ढम ढम करके जैसा भी जो स्टेप करना चाहे वो कर सकता है। हाँ, तो डांस म्यूजिक भी चालू हो जाएगा, डांस म्यूजिक आगे जाके देखेंगे पेंटिंग भी चालू हो जाएगी। तो ये जो कहानी गढ़ी जा रही है, दिस इज ऑल इन पालियोलिथिक। क्या ये जीवन टफ है? ऑफ कोर्स जीवन बहुत टफ है। यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है, काफी ठंड का माहौल है, किसी तरह हम लोग खाना जो है फिगर आउट कर रहे हैं, तो ये काफी टफ टाइम है, काफी टफ टाइम। अब इसी को हिस्टोरियंस ने बांटा है 3 पार्ट में, तो अब इसमें और डीप चलते हैं और समझते हैं कि टाइमलाइन पे ये चीज कैसे डेवलप हो रही है। तो हमने कहा कि हम ये कहानी शुरू कर रहे हैं आज से 5 लाख साल पहले से, ईयर्स अगो, या और हमारी ये जो पालियोलिथिक की कहानी है ये चलेगी 11,000 आज से 12,000 साल पहले तक, 12,000 ईयर्स अगो तक, जिसे टेक्निकली कहा जाता है 10,000 BCE, है ना। रफली इट इज 10,000 BC। तो BC क्या होता है, AD क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर मैंने नहीं बताया, किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये BC फिर से बता दो एक बारी, है ना। प्रोवाइडेड आपने सारी क्लासेस देखी हुई हैं, राइट, है ना। पीछे की 6 क्लासेस आप ऑलरेडी देखेंगे तो आपका एक अच्छा खासा फाउंडेशन बन जाएगा, प्लीज देख लीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल तो 10,000 BC, तो 10,000 BC तक का जो दौर है, दिस इज एक्चुअली पालियोलिथिक। पालियोलिथिक एज। सवाल, क्या ये प्लीस्टोसीन एपॉक का पार्ट है? कमेंट सेक्शन में बताओ कि पालियोलिथिक एज क्या प्लीस्टोसीन एपॉक का पार्ट है? पालियोलिथिक एज क्या इस समय आइस एज है, राइट, है ना। हाँ या ना, दोनों जवाब देने हैं आपको। तो पालियोलिथिक एज, तो अभी जो हम बातें कर रहे थे पालियोलिथिक एज की बात कर रहे थे, राइट, है ना। बिफोर वी गो बैक टू फर्दर डिस्कशन ऑफ पालियोलिथिक एज, छोटी सी बात, ये जो प्लीस्टोसीन एरा था, हमने कहा कि प्लीस्टोसीन एरा आज से 12,000 साल पहले चेंज हो गया और यहां पे चालू हुआ होलोसीन। अब इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब यह है कि यहां पर क्लाइमेट चेंज हो गया, अब ये आइस एज नहीं रहा। अब क्या है कि क्लाइमेट अब गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, राइट, है ना, बारिश होना चालू हो रही है। तो अब ये जो है, अब ये माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जो माहौल हमने देखा था जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, अब वो कम हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है और गर्मी बढ़ रही है। तो बदलाव आ रही है कहानी में बदलाव आ रहा है। यहां पे हम लोग बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे थे, राइट, है ना, कि इस इलाके में अब तक हम लोग बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या है कि अब चीजें थोड़ा सा हमारे फेवर में आने लग रही हैं। प्लस 12,000 साल पहले ऑफ कोर्स होमो सेपियंस भी आ चुका है, काफी समझदार आदमी आ चुका है। तो 10,000 BC, तो अब ये जो दौर चालू होगा, ये नया दौर चालू होगा। इनफैक्ट हम अब अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बहुत बड़ा ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता हम क्या ढूंढ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हंटिंग गैदरिंग के आगे निकलना है, राइट। अभी जो हम पालियोलिथिक की बात कर रहे थे कि ये पूरी एज डिपेंडेंट है फूड, हंटिंग और गैदरिंग पे। तो फूड गैदर कर रहे हैं और हंटिंग कर रहे हैं, बैड सोसाइटी में जी रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। अब हमें जो है ढूंढने वाला नहीं बनना है, हमको बनना प्रोड्यूसर, कि हाँ जो है खाना प्रोड्यूस कैसे किया जाए, खुद इतना कैसे पैदा कर दिया जाए। तो वही हमारे जीवन में गेम चेंजर होने वाला है कि हम वो पॉइंट फिगर आउट कर दें या ऐसी चीज फिगर आउट कर दें कि जो हमारे लिए बन जाए फूड प्रोड्यूसिंग, या हम बन जाए फूड प्रोड्यूसिंग, राइट, है ना। तो हाँ, तो एक पॉइंट आएगा विच इज रफली अराउंड 6,000 BCE, जहां पर हम फिगर आउट कर देंगे एग्रीकल्चर। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है, ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अभी हमने यहां की स्ट्रगल समझी है, लेकिन जब ये मौसम बदला, जानवर बदले, पेड़ बदले, हालात बदले, जज्बात बदले, जब ये बदला तो उसके बाद एक दौर आया 6,000 BC, जहां पे हमने फाइनली एग्रीकल्चर फिगर आउट कर लिया। अब हम फूड प्रोड्यूसर बन चुके हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो ये जो नया दौर चालू हो रहा है एग्रीकल्चर वाला, यहां से शुरू होता है नियोलिथिक एज। नाउ व्हाट इज पालियोलिथिक? पालियो मतलब होता है पुराना, और लिथिक मतलब होता है पत्थर, लिथ बोले तो रॉक,
तो ये है पुरानी पाषाण काल, पुराना पाषाण काल, पुरानी स्टोरेज या फिर ओल्ड स्टोरेज, राइट। नियो मतलब होता है न्यू, नया, और लिथिक मतलब होता है पत्थर, वही बात। तो हाँ, तो ये है आपकी नया स्टोन एज, दिस इज न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में खास बात क्या है, हम फूड प्रोड्यूसर बन चुके हैं, हमारी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई। नाउ तीसरी एज जो मानी गई है विच इज इन दोनों के बिटवीन में इज मीजोलिथिक। ये कैसा है, ये यहां से यहां तक का ट्रांजिशन फेज है, ये ट्रांजिशन फेज है कि हम वहां से वहां पहुंच रहे हैं। अभी अपना टारगेट क्या है, हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। अगले वीडियो में बात करेंगे नियोलिथिक, फिर चाकोलिथिक, है ना, वो वाला डिस्कशन करेंगे। सॉरी, अभी हमारा टारगेट है जो है ये तीनों एजेस, राइट। अभी हम बात करने जा रहे हैं पालियोलिथिक और मीजोलिथिक की, और फिर हम बात करेंगे नियोलिथिक की। अगले चैप्टर में बात करेंगे चाकोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो फिलहाल जो है हमने समझा कि हाँ, इस तरह का हमने तीनों एजेस डिफाइन कर दी हैं। हमने बात कर लिया है कि एक पालियोलिथिक होती है, एक मीजोलिथिक होती है, एक नियोलिथिक होती है। पालियोलिथिक का हमने दर्द समझा है। अब पालियोलिथिक के दर्द को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, राइट, है ना। इस मुद्दे पे आते हैं। या तो पालियोलिथिक को बांटा गया है 3 पार्ट में। पहला पार्ट है आपका 5 लाख से 1,40,000 ईयर्स अगो, 1.4 के ईयर्स अगो, सॉरी 140 के ईयर्स अगो, है ना, 1,40,000। इसको कहा गया है दिस इज लोअर पालियोलिथिक। लोअर पालियोलिथिक। अभी लोअर पालियोलिथिक एज क्या है, सोच के देखो कि हमने ये वाली कहानी अभी यहां पे चालू ही करी है, हम लोग ने ये सब शुरू किया, अभी एक्सपर्टीज नहीं आई है, एकदम स्टार्टिंग, एकदम शुरुआती दौर है, बिगिनर, टोटल बिगिनर, राइट ना। तो हाँ, तो ये बिल्कुल ही बिगिनर वाला फेज है लोअर पालियोलिथिक एज। अब इसमें क्या है, इसमें जो है अगर कोई पत्थर है ना, समझो कि हाँ, अगर कोई पत्थर है, मैं उसको तोड़ूं, राइट, इसको तोड़ना शुरू करें तो इधर से चूरा निकल जाएगा, 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 राइट ना। लेट से ऐसा कुछ चूरा निकाल दिया आपने, तो फाइनल जो पत्थर बना, राइट, ऐसा मान लो कुछ पत्थर बना और चूरे चूरे चूरे, राइट। तो ये जो चूरा है इसको कहा जाता है फ्लेक, और ये जो बीच का पत्थर है, जो मेन पार्ट है, इसको कहा जाता है कोर। तो फ्लेक और कोर। तो ये जो दौर है, अपर पालियोलिथिक वाला जो दौर है, ये दौर ऐसा है जिसमें हम लोग जो टूल्स बना रहे हैं वो कोर टूल्स हैं। अब आप कहेंगे सर कोर ही तो इंपॉर्टेंट है, कोर टूल्स बनाते हैं, ठीक है। एज अ बिगनर सबको यही लगता है कि सर कोर ही तो इंपॉर्टेंट है, कोर का हमने टूल बना दिया, तो कोर से टूल बनाना ही तो समझदारी है, राइट, है ना। बिल्कुल सही लग रही बात। तो इनिशियली उनको भी ये बात सही लगी, तो उन्होंने कोर टूल्स बनाए। अब कोर टूल्स में सबसे बेसिक टूल है हैंड एक्स। तो इन्होंने क्या बनाया, हैंड एक्स बनाया। तो कोर टूल्स बनाए, हैंड एक्सेस बनाए, और कुछ और बेसिक टूल्स हैं जैसे कि जो है चॉपर्स है, क्लीवर्स हैं, राइट, है ना। तो हाँ, तो चॉपर, क्लीवर्स, इस तरह के इन्होंने टूल्स बनाने चालू करे, राइट। इनफैक्ट एक टूल होता है बोला, बोला बोले तो पूरा पत्थर का गोला, राइट, है ना। तो बोला तो ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली काफी हैवी टूल है, भारी टूल है। तो हैवी टूल्स हैं, काफी हैवी टूल्स हैं दोस्त ये। या नाउ तो ये धीरे धीरे यहां पे सर्वाइवल चालू हुआ होगा, राइट, है ना। अभी टूल का यूजेज अगर समझो तो कहीं आपको पेड़ की छाल निकालनी है, किसी जानवर की स्किन निकालनी है, राइट, है ना, कि जो है खुदाई करनी है, मिट्टी खोदनी है, थोड़ा सा जो है जैसे वो होता है ना, जिमीकंद होता है, कंद मूल होता है, तो सब खोद के निकालना है। तो हाँ, तो इन सब चीजों में ऐसे टूल्स आपको मदद करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ टूल्स हैं, राइट, है ना। एक बार फोटो देखते हैं इसकी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं लोअर पालियोलिथिक जो दौर है उसमें हमको दिख रहा है ये हैंड एक्स है। हैंड एक्स ऐसे पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया तो एक्स बन गया, राइट, है ना, हैंड एक्स। चॉपर क्या है, चॉपर देखो यहां ऐसा गोला सा है, गोला सा पत्थर है, ऐसे पकड़ पकड़ के मार रहे हो, तो बेसिक सा टूल है। तो इस तरह से बेसिक टूल्स जो हैं यहां पर हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, बहुत ही बेसिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक टूल्स हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज योर अपर पालियोलिथिक वाला जोन।
राइट है ना। अब ये जो अपर, ये मैं बात कर रहा था कि हाँ ये वाला कोर पार्ट है और ये हमारा क्या निकल रहा है, ये फ्लेक निकल रहा है। हमें अभी इंटरेस्ट है किसमें, हमें इंटरेस्ट है कोर में, कि हाँ भाई कोर टूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोअर पालोथिक हमने समझा कि हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स। अब इसकी साइट्स, तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारी देखो लोअर पालोथिक साइट्स आपको मिलेंगी, राइट है ना। बट ऐसा कि हम सब कुछ रट डालेंगे, ऐसा सब कुछ रटना भी बेवकूफ़ी है, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सब कुछ रट सकें। तो हम ऐसी साइट्स रटेंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कम से कम हमें कहीं एग्जाम्पल वगैरह देना हो तो हमें ध्यान रहे। तो एक जो साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक हम लिखेंगे जो है राजस्थान में एक साइट है डीडवाना, राइट है ना। तो एक डीडवाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बोरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बोरी इन महाराष्ट्र, राइट है ना। तो बोरी महाराष्ट्र प्लस जो है एक साइट हम और नोट करेंगे इस हंसगी। तो कर्नाटका में एक साइट है हंसगी। तो ये 3 साइट जो है हम लोग नोट डाउन कर देंगे। अब आपको लोकेशन ध्यान रहे तो अच्छी बात है, वरना बोरी आप ऑलरेडी जानते हैं। इनफैक्ट हथनौरा भी इसी में है ना। हमने कहा 5 लाख साल पहले में दी थी, तो हाँ, तो हथनौरा भी इसी में है। तो 2 आप ऑलरेडी रट चुके हैं, राइट। तीसरा जो है डीडवाना और चौथा कर्नाटका की एक साइट है हंसगी। या तो अभी के लिए इनिशियली हम जो है 2-3 साइट टारगेट करेंगे। मैं तो कह रहा हूं 4 भी मत रटो, 2 ही रटो इनिशियली। जब रिवाइज करना, अगले राउंड में आना तो इसको बढ़ाना। तो ये लोअर पालोथिक का दौर है, ये लोअर पालोथिक का दौर है। इसमें हो सकता है होमो इरेक्टस भी हो, होमो इरेक्टस भी होगा। नाउ अराउंड 140 के ईयर्स अगो चीजें बदलने लगी। अब हम लोग थोड़ा सा काफी इंप्रूव हो गए हैं, टूल्स में बदलाव आने लगा है। तो 140 के से 40 के 40,000 साल पहले, या 40,000 साल पहले। अब ये जो दौर है इसे कहा जाता है, क्या दौर है ये, दिस इज मिडिल पालियोलिथिक। मिडिल पालियोलिथिक, इसे नहीं लिखते, पालियोलिथिक एज। तो ये मिडिल पालियोलिथिक एज है, ये 1 लाख साल का जो दौर है, दिस इज टेक्निकली मिडिल पालियोलिथिक। अब यहां पे हम काफी समय बिता चुके हैं ठंड में और यहां तक आते आते हमारी सोच में, हमारे ओवरऑल अप्रोच में काफी बदलाव आ चुका है। तो मिडिल पालियोलिथिक एज में हमको क्या देखने को मिलेगा कि मिडिल पालियोलिथिक एज में वी आर डिपेंडेंट अपॉन फ्लेक टूल्स। तो यहां पे हम लोग इस्तेमाल करने लग रहे हैं फ्लेक टूल्स। तो जो अब तक हम चूरा फेंके दे रहे थे, हमें रियलाइज हुआ ये चूरा बड़ा काम का है, राइट। ये काफी शार्प सा कुछ बन सकता है, राइट ना। तो कुछ इससे अच्छा बनाया जा सकता है, तो हमारे टूल इंप्रूव होंगे। अब हमारे टूल्स इंप्रूव होंगे तो मिडिल पालियोलिथिक एज में आप पाओगे कि अब पहले से थोड़ा सा ज्यादा शेप वगैरह देने लग रहे हैं हम लोग फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रैपर्स वगैरह भी बना रहे हैं, राइट ना। तो यहाँ का जो मेन टूल है, मेन टूल हम लिखें यहाँ का, तो एक हमारा पॉइंटर है और दूसरा यहाँ पर एक स्क्रैपर्स लिख देते हैं, राइट है ना। तो स्क्रैपर्स और पॉइंटर्स, तो ये हमारे मेन टूल्स हैं यहाँ पर, तो स्क्रैपर्स एंड पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स, या तो पॉइंटर्स और स्क्रैपर्स हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यही दौर है जब हमारी एकदम से चमक जो है, वो जो समझ है वो बहुत बढ़िया जो है चमक उठी है। तो अब यहां पे क्या है कि हम लोग भाषा बोलना शुरू करेंगे। तो दिस इज द एरा, दिस इज द पॉइंट जहां पर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोग कह भी रहे थे कि हाँ 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, तो हम कह रहे थे ऑस्ट्रेलो एशियाटिक पहले डेवलप होगी, फिर बाकी की भाषाएं डेवलप होंगी। तो लैंग्वेज भी इसी दौर में आई है, यानी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं हमारी, वो काफी इंप्रूव हो चुकी हैं मिडिल पालियोलिथिक तक आते आते। तो मिडिल पालियोलिथिक में आप समझिए कि हम एज अ मॉडर्न ह्यूमन बिहेव करने लग रहे हैं, राइट ना। बोलना चालू कर दिया है, आपस में कम्युनिकेट करना चालू कर दिया है, एक दूसरे के इमोशन समझने लगे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करने लगे हैं। ये सारी बातें आपको मिडिल पालियोलिथिक एज में दिखाई देंगी। नाउ अब यहां पर जो है हमारे लिए एग्जांपल्स अगर हम नोट डाउन करें, तो एक हमारे लिए साइट इंपॉर्टेंट है विच इज नेवासा। नेवासा इज अगेन महाराष्ट्र। लेट मी शो यू नेवासा। या तो नेवासा जो है बेसिकली यहां पर है, दिस इज नेवासा। तो नेवासा तो बोरी के पास ही पड़ेगा महाराष्ट्र में। तो नेवासा साइट जो है, नेवासा, तो नेवासा इज गुड एग्जांपल।
प्लस दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें लिखेंगे शांघाओ केव्स, सांघाओ केव्स। प्लस ये डीडवाना भी बाय द वे यहां का भी एग्जाम्पल है, राइट। डीडवाना ऐसा है कि आगे का भी एग्जाम्पल है, तो इसीलिए डीडवाना तीनों में ही एग्जिस्ट करता है, तो कोई बात नहीं, राइट। डीडवाना ऐसी साइट है कि तीनों चीजें दिखाई देती हैं, राइट। तो डीडवाना, तो ये भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, बट फिलहाल निवासा, शांघाओ ये हमारे जो है यूनिक से एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखेंगे हमें कि हमारे यूनिक से एग्जाम्पल्स हैं। फिर और डेवलपमेंट हुआ, हम लोग पहुंचे अपर पालोथिक एज। तो दिस इज योर अपर पालोथिक। तो हमारा जो तीसरा डेवलपमेंट है वो है अपर पालोलिथिक एज। नाउ अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपर पालोलिथिक एज की तरफ बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होने सा लग रहा है, तो टेम्परेचर बदल रहा है, प्लस हम लोग बोलने भी लग गए, समझदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है, राइट। तो अपर पालोलिथिक एज तक आते आते हम काफी समझदार हो चुके हैं। नाउ अपर पालोलिथिक एज में हम एक पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको कहते हैं फ्लिंट स्टोन। तो दिस इज द एरा जहां पे हम लोग फ्लिंट स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चकमक पत्थर, राइट ना, चकमक पत्थर। अब ये चकमक पत्थर का बेस्ट यूजेज ये है कि इसको आप मारेंगे तो इसमें से चिंगारी निकलेगी और इससे आग लग जाएगी। तो आग भले हमने यहीं कहीं फिगर आउट कर लिया होगा, बट आग का यूजेज यहां पे और उसके बाद यहां पर हमें ठीक से देखने को मिलेगा। पहले भी हमने फिगर आउट कर लिया था, ऐसा नहीं कि हमने आग पहले फिगर आउट नहीं करी थी, होमो इरेक्टस ने ही आग फिगर आउट कर दी थी। तो आग कहीं यहीं फिगर आउट हो गई होगी, बट आग का प्रॉपर यूजेज हमें इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, इस एरा में दिखाई देगा। तो नाउ तो विल फाइंड कि फ्लिंट स्टोन्स, और जो फ्लिंट स्टोन जो चकमक पत्थर है, इसमें जो टूल्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुराने टूल्स नहीं इस्तेमाल हो रहे, वो भी हैं, बट जो नए टूल्स बन रहे हैं उसमें आपको दिखाई देंगे ब्लेड्स, ब्यूरेंस। तो अभी और इंप्रूवमेंट हो गया है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है, या तो ब्लेड और ब्यूरेंस हमें ऐसा कुछ दिखाई देने लगेगा। या तो ब्यूरिन बेसिकली क्या होता है, ब्यूरिन इज जो है योर, या ब्यूरिन इज कि एक पेचकस जैसे होता है ना, पेचकस कि हाँ थोड़ा सा जो है इस तरीके से, राइट ना, कि हाँ पत्थर से ऐसे ऐसे एज आपने दे दी और उसमें कहीं डाल के आप ऐसे घुमा सकते हो, तो थोड़ा पेचकस जैसा हमको दिखाई देता है, जो इट इज ब्यूरिन। ब्लेड तो आप समझते हैं ये ब्लेड, राइट है ना, तो हाँ तो शार्प ब्लेड्स बनाने लग गए, शार्प ब्लेड्स बनाने लग गए। नाउ अब एक और चीज जो इस्तेमाल हमें यहां पे होती दिखेगी वो है बोन टूल्स। तो बोन टूल्स का यूजेज भी हमें इसी एरा में दिखाई देगा। तो बोन टूल्स भी दिख रहे हैं कि हाँ हमने बोन्स को भी यह एज अ टूल हमने इस्तेमाल किया। अब बोन टूल्स की एक साइड कम से कम ध्यान रखें, या दो साइड हम लिख लेते हैं जहां पे हमें बोन टूल्स मिल रहे हैं। एक आंध्रा की साइट है कर्नूल केव्स, कर्नूल, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, और एक दूसरी साइट है मुच्चातला चिंतामणि गावी। मुच्चातला चिंतामणि गावी, ये दो साइट जो हैं यहां पर हमको क्या मिल रहा है, यहां पर हमको जो है बोन टूल्स का इस्तेमाल मिल रहा है। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है ना, यूपीएससी एक बढ़िया एमसीक्यू बना सकती है, राइट है ना। दिस इज आंध्र प्रदेश। नाउ अगेन हम इतना घुच-पुच क्यों कर रहे हैं, हम इतना घुच-पुच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इवेंचुअली क्या है कि यही पेज आप रिवाइज करेंगे, इतने में ही कहानी बन जाएगी। एक ये वाला पेज और एक जहां पे हमने पालोलिथिक की कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी वो भी यही नोट डाउन कर लेना कि बैंड सोसाइटी होती है, फूड गैदरिंग और हंटिंग करते हैं, ओपन एरियाज में रहते हैं, राइट ना, वो भी यही बातें सारी लिख लीजिएगा। तो ये एक ही पेज बन जाएगा जिससे आप इवेंचुअली पूरा पालोलिथिक एक साथ रिवाइज कर लेंगे। मीजोलिथिक के लिए जगह कम है तो मीजोलिथिक अलग बनाएंगे, बट इसी पेज से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो आगे जाके आपको ये हेल्प करेगा। तो हो सकता है अभी देखने में लग रहा हो कि सर ये क्या क्या लिख दिया, बट सिंपल है, आप मेरे ख्याल से खुद बना लीजिए, वरना इसी को फॉलो कर लीजिएगा, इसी को पढ़ लीजिएगा, ये भी चलेगा। नाउ तो अपर पालोलिथिक, कमिंग बैक, तो अपर पालोलिथिक में एक और चीज जो हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कल्चर का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट है ना। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि कल्चर का डेवलपमेंट, राइट है ना। कल्चर में भी लैंग्वेज तो पहले ही आ चुकी है, आर्ट का डेवलपमेंट, पेंटिंग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अपर पालोलिथिक में आते आते जब थोड़ा सा भी टेम्परेचर ठीक हुआ, हल्का सा गर्म हुआ, हमने बेटर फील किया, तो पहले हम लोग पेंटिंग करने लग गए, राइट है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अपने मिडिल की बात करी, राइट है ना, दीज आर बेसिकली पॉइंटर्स एंड स्क्रेपर्स जो हम लोग मिडिल में बात कर रहे थे, राइट है ना। कमिंग बैक, अपर पालोलिथिक की हम बात कर रहे हैं। अपर पालोलिथिक में हमने फ्लिंट स्टोन्स की बात करी, फ्लिंट इंडस्ट्रीज की बात करी,
राइट। प्लस हम बात करें कि इस तरह के ब्लेड्स वगैरह बनने लग गए थे अपर पालिथिक में। प्लस हम बात कर रहे हैं आर्ट की, तो उस जमाने में क्या था, से 25,000 साल पहले इंडिया में ऑस्ट्रिच होते थे, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच के अंडे हैं, अंडों के शेल हैं बेसिकली ये, राइट। ऑस्ट्रिच के अंडों के शेल में हमको डिजाइन दिख रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि हमारा जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, अब हम लोग डिजाइन में सोचने लग गए हैं, अब हम लोग कुछ पैटर्न बनाने लग गए हैं, राइट है ना। यानी हम इतने समझदार हो चुके हैं कि कुछ डिजाइन वगैरह सोच सकते हैं, राइट। हमारे लिए हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि यार कुछ पैटर्न बनाया जाए, तो ऐसा भी कुछ कुछ मिल रहा है हमको ऐसा भी कुछ कुछ मिल रहा है, राइट। प्लस वॉल पेंटिंग्स मिल रही हैं, केव में हम लोगों ने कुछ पेंट वेंट भी कर डाला है, और ये पेंटिंग भी ऐसी कि लाल रंग से हंटिंग सीन बना रहे हैं और हरे रंग से हम लोग डांस वांस कर रहे हैं, तो डांस की पेंटिंग, हंटिंग की पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स हमको दिखाई दे रही है। तो हमको पेंटिंग्स वगैरह भी दिखने लग रही हैं। ये एक बढ़िया जो है, हमें एक नई शुरुआत हमको यहाँ पे देखने को मिली। तो वी रियलाइज, कमिंग बैक, तो एक तो हमें ऑस्ट्रिच एगशेल्स दिख रहे हैं, और इसका एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, पाटने इज इन महाराष्ट्र। तो एक ये साइट इंपॉर्टेंट है, दो साइट हमने ये देखी, एक साइट हम पटने की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट पटना, पटने, राइट ना। तो महाराष्ट्र में एक साइट है विच इज पटने। प्लस हमको पेंटिंग भी मिल रही है, पेंटिंग के लिए एक उत्तराखंड में साइट है लखुदिया। हालांकि पेंटिंग इज बेसिकली ट्रेट ऑफ दिस एरा, तो पेंटिंग हम आगे ज्यादा डिस्कस करेंगे, मीजोलिथिक में बात करेंगे। तो अपर पालिथिक तक आते आते हमारे टूल्स काफी बढ़िया हो चुके हैं, राइट। हम अच्छा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ क्या हो चुका है, साथ ही साथ जो है हम लोग आर्ट वगैरह में भी कुछ कुछ करने लग रहे हैं। अब जो है सीजन बदल रहा है, 12,000 तक आते आते सीजन काफी चेंज हो गया है, क्लाइमेट काफी चेंज हो चुका है, और अब जो है गर्मी हो रही है। तो यहां से एक नई कहानी चालू होती है, यहां से एक नई कहानी चालू होती है, विच इज योर मीजोलिथिक। तो अब कहानी समझते हैं मीजोलिथिक की, कि फिर मीजोलिथिक में क्या हुआ। लेट्स टॉक अबाउट मीजोलिथिक। हंटर्स और हर्डर्स की बात करते हैं। सुनाओ, तो मीजोलिथिक एरा, तो ये 10,000 BC के आसपास, जैसा कि हमने बात करी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो है आपका जो फ्लोरा और फौना है, जानवर जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, एकदम से घासें उगने लग गए, पेड़ उगने लग गए, राइट है ना। जानवर चेंज होने लगे। पहले क्या थे, पहले बड़े बड़े हाथी दिखाई दे रहे थे, अब क्या है, हमको बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, जिराफ दिखाई दे रहा है, जीब्रा दिखाई दे रहा है, हाथी का भी साइज छोटा हो गया है, खरगोश दिखाई दे रहा है। तो अब जो है हमको इस तरह के जानवर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि जब ये बदलाव हुआ, तो अब तक जो हम लोगों ने सीखा है, ये तो काम तो आएगा, ऐसा तो नहीं बर्बाद हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इस मौसम के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, नई टेक्निक चाहिए होगी, नई स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। तो मीजोलिथिक एज मींस कि हमें अपने आप को इस नए माहौल के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, राइट है ना। ये होलोसीन के लिए अपने आप को फिर से तैयार करना पड़ेगा, राइट है ना। तो समझते हैं, सुनाओ, तो वी आर डिस्कसिंग मीजोलिथिक एरा। और ये कहानी है 10,000 BC से 6,000 BC तक, राइट। ये कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मीजोलिथिक। तो हमने अपने आप को बदलना चालू किया। नाउ अब इसमें जो है सबसे पहली बात जो हमने रियलाइज करी कि जो नया जानवर है, कई सारे जानवर तो ऐसे हमको मिले कि हम लोग गए, हम लोग को हंटिंग की आदत थी, तो अपना तीर भाला लेकर गए, है ना। लेकिन जब उसे मारने चले तो वो भागा ही नहीं। तो हमको रियलाइज हुआ तो भाग ही नहीं रहा, क्या किया जाए इसको, राइट ना। तो रियलाइज हुआ कि जब भाग नहीं रहा तो उसको बांध के लेके चलते हैं। तो हम लोग ने एक नई चीज चालू करी, विच इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हम लोगों ने चालू किया, दुआ कबूल हो गई हमारी, राइट है। तो DOA ऐसा दुआ करके बोलेंगे इसे, तो दुआ, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमने चालू किया। हम लोग जानवर पकड़ के लाने लगे, उसको बांध के रखने लगे। तो गोट हो गई, शीप हो गया, पिग हो गया, राइट, ये सारे जानवरों को हम लोग पकड़ के लाने लगे। नाउ अब थिंक अबाउट दिस, कि अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे, कि अब तक हम लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। हंटिंग और फूड गैदरिंग ऐसी चीज होती है कि आपने अगर किसी जानवर को हंट किया तो बस खा लो, खत्म करो, राइट है ना। क्या उसको आगे के लिए फ्रिज में रख सकते हो? फ्रिज का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ठंड थी, ठीक है, थोड़ी देर चल जाएगा, बट स्टिल बहुत ज्यादा समय तक आप उसे नहीं खींच सकते।
राइट। जब मारा है तो एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको खाना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत लिमिटेड टाइम तक आपको खाना प्रोवाइड करता था। सिमिलरली आप कोई फ्रूट भी तोड़ कर लाए हैं तो सिर्फ सालों नहीं चला सकते, राइट, या महीनों नहीं चला सकते, आप तोड़ के ले आए तो खाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि हाँ भाई आपके पास फूड स्टोरेज का इशू था। लेकिन अगर हम एक बकरी पाल लें, राइट ना, या फिर लेट से जो है कोई और शीप वगैरह हम पाल लें, तो हमारे पास क्या है कि ऑप्शन है कि ये बकरी जब तक जिंदा है अपना फूड स्टोर है। मान लो किसी दिन हंटिंग में हमको कुछ नहीं मिला, मान लो जो है हमें कोई फूड नहीं मिल रहा, कोई फ्रूट नहीं मिल रहा, इन डैट केस भूख लगी है तो इसको मार के खाया जा सकता है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि हमारे जो फूड स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, अब तक हम लोग जो फूड स्टोर नहीं कर पा रहे थे, हमारा वो फूड स्टोर होने लग गया। प्लस अब क्या है, अब तक हम लोग कहीं पे हम लोग कहीं पे बस नहीं रहे थे, सेटलमेंट नहीं हो रहा था। क्यों सेटलमेंट नहीं हो रहा था? क्योंकि हम लोग हंटिंग करते थे, है ना, जानवर का पीछा करते थे, जाते थे, राइट, काफी दूर निकल गए, उसके बाद लगा कि चलो यहीं सो जाते हैं, क्या ही कोई घर थोड़े है। तो अब तक कोई घर नहीं था, कोई बसेरा नहीं था, ऐसा कुछ वापस जाने के लिए कुछ था ही नहीं जो आपको घर बुला रहा हो। तो आप लोग ऐसे ही माइग्रेट करते रहते थे, हम सारे लोग माइग्रेट करते रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है मीजोलिथिक एरा में, अब आप कहीं पे जानवर को बांध के आए, राइट ना, तो जानवर कहीं बंधा हुआ है, तो अगर आप हंटिंग पे गए भी हैं तो आप वापस आएंगे जानवर के पास, वहीं पे घास वगैरह है तो खाता भी रहेगा। तो दैट इज द रीजन कि नाउ देयर विल बी सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। या सेमी परमानेंट सेटलमेंट जो है अब जो है यहां पे चालू होगा। नाउ व्हाई सेमी परमानेंट? सेमी परमानेंट इसलिए क्योंकि जानवर खोल के ले जा सकते हो भाई, कहीं अगर माइग्रेट करना है, अगर कुछ और नहीं मिल रहा है, मौसम खराब है, राइट है ना, या फिर जो है आसपास कुछ हंटिंग का कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन डैट केस अगर ये जगह छोड़नी है तो छोड़ के जा सकते हो, कौन रोक रहा है ना। तो सेमी परमानेंट सेटलमेंट जो है यहाँ पे चालू होगा कि कुछ टाइम हम रह भी सकते हैं। तो कुछ रहने का बात चालू हुई, रहने की बात कुछ चालू हुई। प्लस यहां पर एक और चीज जो हम रियलाइज करेंगे कि जैसे खरगोश है या हिरन है, ये बहुत तेज भाग रहा है, हम लोग हैंड एक्स लेके उसके पीछे नहीं दौड़ सकते या ब्लेड लेके उसके पीछे नहीं दौड़ सकते, है ना। तो हमें रियलाइज होगा कि हम इतना तेज जब नहीं दौड़ पा रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि इसको फेंक के मार दे, राइट है ना, कि हाँ कुछ भाला वाला चाहिए हमको, किसको फेंक के मारना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग एक नया टूल बनाएंगे विच इज माइक्रोलिथ्स। तो टूल में चेंज है, माइक्रोलिथ बहुत छोटा सा टूल है, राइट ना। लेट मी शो यू हाउ माइक्रोलिथ लुक्स लाइक। ऐसा कुछ है, राइट है ना, कि हाँ ये ऐसा एक टूल है, राइट, छोटा सा टूल है, और इसको आगे किसी डंडे में लगा दो और फिर आप फेंक के मार दो। तो अब यहां से कंपोजिट टूल बन सकता है ना। क्या बनेगा यहां से बनेगा कंपोजिट टूल, मतलब तीर, कमान, भाला, ये सब बनने लगेगा। तो अब मान लो कोई खरगोश दौड़ रहा है, वो कितनी भी तेज दौड़े, आप निशाना लगाइए और मार दीजिए। शुरू में निशाना नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप जो है तीरंदाज बन जाएंगे, राइट है ना, उसको मारने लग जाएंगे। तो माइक्रोलिथ जो टूल है, ये डिफरेंट तरह का जो है स्टोन इसमें यूज हो रहा है। वन ऑफ द स्टोन विच इज यूज इन इट इज चाकरडनी। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे जो है क्वार्टजाइट की, वैसे ही एक स्टोन है चाकरडनी जो थोड़ा फाइबरस होता है, जिसको छील के छोटा करना काफी आसान होता है। तो हाँ, तो जो है माइक्रोलिथ आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना। एक और जो है हिदायत, सॉरी, इसमें बहुत रिसर्च मत करना चाकरडनी कैसे दिखता है, किस रंग का होता है क्या। यूपीएससी आपको जियोलॉजी का टेस्ट नहीं ले रहा, राइट। चाकरडनी पढ़ा वैसे ही रट लिया, खत्म करो बात। फ्लिंट स्टोन आपने पढ़ा वैसे ही रट लिया, उसका आगे कोई मतलब नहीं है कि वो हिंदी में क्या बोलते हैं, घर के बाहर कहाँ मिलता है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम वेस्ट मत करना कि चाकरडनी कैसा पत्थर है, फ्लिंट स्टोन कैसा पत्थर है, क्वार्टजाइट, जो जहां जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ के निकल जाओ। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा कि इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक होता है, सेडिमेंट्री होता है, ये सब वहां पढ़ाया जाएगा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वहां भी ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, राइट है ना। तो हाँ, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है रॉक की, ऐसा जो है बहुत आपको डीप नहीं जानना। हाँ, एक आध पत्थर कहीं पे काम का है जैसे कि ये, तो ठीक है, सुन लेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। नाउ कुछ और बातें भी यहां से चालू हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट जहां पर अब हम लोग पेंटिंग फुल फ्लेज करने लगेंगे, क्योंकि अब समय बहुत है, राइट है ना, कि हाँ भाई अब क्या है, खाना स्टोर भी है, तो अब उतनी टेंशन नहीं है, नहीं भी होगी हंटिंग तो कोई बात नहीं, बहुत बारिश हो रही है, थोड़ा रह जाते हैं, केव में रह जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इस दौर में पेंटिंग काफी स्केल करी जाएगी। तो कल्चर का डेवलपमेंट या आर्ट का डेवलपमेंट हमें यहां देखने को मिलेगा,
तो हाँ, तो दिस इज द एरा ऑफ पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स होंगी, राइट है ना, वॉल पेंटिंग्स होंगी, जिसमें क्लासिक एग्जांपल है भीमबेटका। तो भीमबेटका भोपाल के पास एक जगह है जहां पर कुछ 500 हमको ऐसी केव मिली हैं जिसमें आपको उस तरह की पेंटिंग्स मिल रही हैं, जिसमें तरह तरह के सीन हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीन है वो हंटिंग सीन डोमिनेट करता है कि हंट कर रहे हैं, राइट, इस तरह के सीन्स बहुत डोमिनेट करते हैं उसमें, है ना, हंटिंग है, फिर घर का कोई सीन है, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इस तरह के आपको बहुत सारे सीन्स दिखाई देंगे। तो 500 के विच इज ह्यूज। तो भीमबेटका क्लासिक एग्जाम्पल है पेंटिंग का। दूसरा दुनिया की जो सबसे पहली पेंटिंग ढूंढी गई थी वो ढूंढी गई थी सोहागी घाट में, इंडिया में। तो इसलिए ये वाला भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो पेंटिंग्स, तो भीमबेटका और सोहागी घाट हम ध्यान रखेंगे कि हाँ पेंटिंग करने लग गए हैं, पेंटिंग करने लग गए। अब जब पेंटिंग करने लग गए तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं खूबसूरती, अच्छा दिखना, ये सब इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, यस। तो यही दौर है जहां पर हम चाहते हैं कि सामने वाला जब हमको देखे तो उसे अच्छा लगे, तो कुछ ऑर्नामेंट हो, तो ऑर्नामेंटेशन वगैरह चालू होगा। हम लोग कुछ बीड की पत्थर की माला बनाने लगेंगे, राइट है ना, तो कुछ पत्थर का बीड बनाएंगे, उसकी माला बनाएंगे, पहनेंगे ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, राइट ना। तो ऑर्नामेंटेशन वगैरह चालू होगा। प्लस ये जो आदमी जानवर जो डोमेस्टिकेट किया है, तो अब हम उसे पका के खाएंगे। तो फायर का यूजेज, राइट है ना, फायर का यूजेज, ग्रिल करके खाना, रोस्ट करके, तंदूर बना के खाना, अब ये सब ज्यादा चालू हो जाएगा। पहले इतना नहीं था, लेकिन नाउ आफ्टर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वी विल गो इनटू फायर यूजेज एज वेल। तो फायर का इस्तेमाल चालू हो जाएगा, फायर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा चालू हो जाएगा। अनदर थिंग इज कि जब हम लोग साथ में रह रहे हैं तो यहां अब बैंड सोसाइटी से थोड़े सा ज्यादा, वहां जैसे 30 लोग की बात कर रहे थे तो मे भी यहां 50 हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा लोग रह सकते हैं। प्लस थोड़े टाइम पे एक जगह रह रहे तो एक दूसरे से मोहब्बत भी बढ़ रही है, राइट है ना। अब किसी की डेथ हो रही है तो हमें फर्क पड़ रहा है कि हाँ जो है ये आदमी हमारे साथ रहता था, यह औरत हमारे साथ रहती थी, इतना हम लोगों ने समय बिताया, अब वो नहीं रहा, तो इन दैट केस कुछ तो ऐसा उसकी याद में किया जाए। तो अब हमें दिखाई देगा कि नाउ व्हाट वी फाइंड इज बरियल्स, कि डेड बॉडी बरी की जा रही है, राइट है ना, कि बरियल्स हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ जो है डेड बॉडी को बरी किया जा रहा है। पहले भी हो रहा होगा लेकिन अब प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है कि हाँ किसी डेड बॉडी को बरी किया गया है, बरी भी किया गया है। और साथ ही साथ उस ग्रेव के अंदर, उस जो है कब्र के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे कि जानवर रख दिया उसके साथ, उसका टूल रख दिया, जो भी वो टूल इस्तेमाल करता था, मे बी तीर कमान इस्तेमाल करता था, तो उसी के साथ दफना दिया। माना गया है ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम यकीन करते हैं कि हाँ मरने के बाद उसकी एक नया जीवन चालू होता है, कहीं तो वो गया है मरने के बाद, राइट। अब उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें कही गई, कोई कहेगा स्वर्ग चला गया है, कोई जैसे एक जो है वाइकिंग्स में एक बात है कि वल्हला कि मरने के आप कहाँ जाते हैं, वल्हला जाते हैं, तो वल्हला में बैठ के डिनर करते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें उससे ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर डेथ। तो दैट इज़ द रीज़न कि ग्रेव के अंदर क्या होता है, ग्रेव के अंदर आप कुछ ना कुछ सामान जो है उसके साथ रख देते हैं कि अगले जीवन में या फिर आगे की जर्नी में इसको मदद करेगा। तो ये सब चालू हो गया, ये सब यहां पर चालू हो चुका है। नाउ इसी दौर में हल्का हल्का, राइट है ना, बहुत हल्का सा प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, ये शुरुआत हो गई है। तभी इस शुरुआत के बाद क्या होगा कि हाँ एग्रीकल्चर बनेगा। तो हल्की सी शुरुआत एकदम टुवर्ड्स 6000, हल्की सी शुरुआत एग्रीकल्चर की भी यहां पर हो चुकी है, राइट ना। तो हाँ, तो कोई कहे कि अगर मेसोलिथिक एरा में ही हल्का सा प्रिमिटिव एग्रीकल्चर आ चुका था, तो हाँ ये बात सही है कि हाँ थोड़ा बहुत हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया था कि हाँ इस बीज को डालो तो इसमें से पौधा निकल आता है, कुछ ऐसा हमने फिगर आउट कर लिया था। प्रॉपर एग्रीकल्चर कर रहे थे? नहीं, प्रॉपर एग्रीकल्चर अभी भी नहीं कर रहे थे। तो टेक्निकली इसको कहा जाता है कि दिस एरा इज द एरा ऑफ नोमैडिक पैस्टोरलिज्म। नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, पैस्टोरल मतलब होता है कि हम लोग चरवाहे थे, है ना। अगर इसे रियलिटी में देखो तो इसके पहले क्या थे, इसके पहले हम लोग शिकारी हुआ करते थे, राइट। इस दौर में हम लोग शिकारी हुआ करते थे। इस दौर में हम क्या है, इस दौर में हम चरवाहे हैं। हमारे पास जानवर है, हम उनको चराते हैं, हमारा मेन काम वो है। उसके साथ साथ हंटिंग गैदरिंग भी करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि हम हंटिंग नहीं कर रहे, है ना। हंटिंग गैदरिंग अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं कि हम ये सब बंद कर देंगे,
है ना। जैसे आपने कंटारा मूवी में देखा, कंटारा मूवी में एग्रीकल्चर भी है, लेकिन फिर भी लोगों का शौक है, वो जाता है हंटिंग करने के, हाँ हंट करके खाएंगे हम लोग। वैसे ही यहाँ पे भी हंटिंग गैदरिंग अभी भी चल रही। तो ये वो दौर है जिसमें हम लोग पेस्टोरल है, राइट है ना, हम लोग चरवाहे हैं। नोमैडिक बोले तो हम लोग भटकते रहते हैं, अभी कोई हमारी बस्ती नहीं बसी है, कोई ऐसा गांव नहीं बसा है। तो नोमैडिक पेस्टोरलिज्म का दौर है ये। अब इसमें लास्ट पॉइंट कि हाँ जो है कुछ साइट्स का नाम लिखते हैं। तो 2 साइट्स इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी बागौर और एक है आदमगढ़, राइट। 2 साइट हमने यहां भी लिखी हैं। बागौर इज बेसिकली जो है राजस्थान, आदमगढ़ इज एमपी। तो बागौर और आदमगढ़, तो पहले राउंड में ना सिर्फ और सिर्फ जो है 2-2 साइट, 3-3 साइट, 4-4 साइट है ना, इससे ज्यादा अपने आप को ओवरलोड मत करो। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, इस फ्लो को समझने की कोशिश करो कि हाँ ये किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, राइट। एक बार ये फ्लो समझ में आ जाएगा, तो हाँ साइट कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, राइट है ना। साइट फिगर आउट कर लोगे, है ना, देन इट विल मेक सेंस एज वेल कि अच्छा ये साइट इधर है, वो साइट उधर है, इट विल इवेंचुअली मेक सेंस। लेकिन पहली चीज क्या है कि कि आप इस पूरे प्रोसेस को समझिए, राइट। मीजोलिथिक में हम कहाँ पहुंच गए इस बात को अप्रिशिएट करिए, राइट। उसके बाद जो है कि चलो 2 साइट और पढ़ लेते हैं, 3 साइट और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़े है, राइट। तो बागौर और आदमगढ़ ये दोनों साइट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स हैं डोमेस्टिकेशन के लिए। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप इसको यहां लिखें। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बेस्ट जो एग्जांपल हैं वो हैं बागौर और आदमगढ़, या तो बागौर और आदमगढ़, या चलिए। सो ये हमारी कहानी हो गई मीजोलिथिक की। अब बात करेंगे हम नियोलिथिक की। तो मीजोलिथिक की हम लोगों ने बात करी, इसके टाउन वो भी देखे हमने, राइट। सिग्निफिकेंट साइट्स वगैरह बागौर आदमगढ़ हमने बात करी। सांभर ऐसी साइट है जहां पर जो है पहली बार हमें एग्रीकल्चर का कुछ अवशेष मिल रहा है, राइट है ना। और प्लस दिस इज आदमगढ़, दिस इज बागौर, राइट। तो बागौर आदमगढ़। चलिए तो नाउ विल टॉक अबाउट, एक तो हमने आर्ट की ऑलरेडी बात कर ली, हमने अर्लीस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली। नाउ विल टॉक अबाउट नियोलिथिक, है ना। नियोलिथिक का डिस्कशन यहां से चालू करते हैं। सो बाय द वे जो हम लोग बात कर रहे थे ना मीजोलिथिक में पेंटिंग की, राइट ना, तो हाँ तो पेंटिंग्स अगर आप देखिए तो ऐसी हमें पेंटिंग्स दिखाई दे रही। दिस इज नॉट इंडियन पेंटिंग, लेकिन भीमबेटका में हमें इस तरह की हंटिंग सीन्स वगैरह दिखाई देंगे कि हाँ दीवार के ऊपर इस तरह से पत्थरों पर पेंटिंग कर रखी है, राइट है ना, कि हाँ हंटिंग सीन इसमें डोमिनेट करेगा। जो इंसानों को दिखाएंगे तो स्टिक लाइक फिगर होगा, है ना। तो आज भी शादी ब्याह में आप जो है देखते हैं, या फिर करवा चौथ वगैरह पे देखते हैं कि घर में इस तरह का जो है चौक वगैरह बनाया जाता है, राइट है ना, कुछ फिगर्स इस तरह के बनाए जाते हैं। तो हमने ये आर्ट का डिस्कशन किया पीछे, राइट है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने समझा कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, कि क्लैन सोसाइटी के बारे में, इनफैक्ट बैंड सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये बैंड सोसाइटी 25 से 30 लोग, है ना, 30 लोग, मैक्सिमम 50 हो सकते होंगे, बट हाँ माना गया है कि 25 से 30 इज अ गुड नंबर। इससे ज्यादा सर्वाइवल जो है नहीं हो रहा होगा आपके इस एरा में, राइट है ना। तो हाँ तो ये स्ट्रक्चर जनरली एक्सोगैमस रहा होगा, धीरे धीरे इसी में से आगे ट्राइब वगैरह क्रिएट होंगी, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फिलहाल कहानी शुरू करते हैं नियोलिथिक कल्चर की। तो अब जो है मौसम बदल रहा है, राइट है ना, मौसम बदल रहा है। इनफैक्ट कि हाँ एक हमने पालियोथिक देखा था, आइस एज देखी थी, मौसम मीजोलिथिक में चेंज हुआ तो हमने देखा कि ट्रांजिशन फेज आया, राइट है ना। तो वापस अपनी टाइमलाइन पे आते हैं, पहले ट्रेड समझते हैं फिर साइट्स की बात करेंगे। तो वापस जो है पालियोथिक हमने समझा कि भाई जो है ऐसी एज है जब बहुत ठंड है, बहुत मुश्किल से सर्वाइवल हो रहा है। इसको हमने बांटा कि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। पहले कोर टूल इस्तेमाल करते थे, फिर फ्लेक टूल आया, फिर फ्लिंटस्टोन आया, धीरे धीरे हम ग्रो हुए। फिर जो है यहाँ पे हमने बात करी कि मौसम बदल गया, 10,000 BC के आसपास मौसम चेंज हो चुका है, और यहां से मीजोलिथिक का हमने ट्रांजिशन समझा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हाँ एक दौर ऐसा आया जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर फिगर आउट कर दिया। एग्रीकल्चर फिगर आउट करने के बाद कहते हैं कि एक क्रांति है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारा, जो आप कहिए कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, या फिर एक जो है साइंटिफिक डिस्कवरी है कि हमने एग्रीकल्चर ढूंढ लिया। अब तक जो हम लोग फूड के पीछे भाग रहे थे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फूड प्रोड्यूसर्स। अब कह सकते हो कि जीवन थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। बहुत आसान तो अभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिर भी काफी आसान हो जाएगा यहां पे जब हम लोग नियोलिथिक दौर में जा रहे हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि नियोलिथिक दौर ट्रेड कैसा है, राइट। तो नियोलिथिक पहले ट्रेड समझते हैं कि इस एरा में हो क्या रहा है। तो हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक की, और ये रफली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 6000 BCE से चालू हुआ है, और ये 1000 BCE तक रफली रहा है। ये दौर है नियोलिथिक का।
तो इसको पहली बात तो कहा गया है कि भाई इसको हल्के में मत लो, इसको मानो कि क्रांति है, ये रेवोल्यूशन है। अब तक की जो हमारी जो है भागा दौड़ी थी, अब कहीं कम से कम हम थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब फूड प्रोड्यूस करने लग रहे हैं। राइट, अब ऐसा नहीं कि जब तक हंटिंग नहीं करेंगे, जब तक जानवर मारेंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। अब ये वाली जो है मगजमारी खत्म हुई। नाउ वी आर फूड प्रोड्यूसर, नाउ वी आर इनटू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, हमने खेती स्टार्ट करी। बट खेती स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो है हमें क्या करना है, हमें बीज बोना है, उसका वेट करना है, वो उगेगा, निकलेगा, खेत बनेगा, तब उसमें से कुछ निकलेगा तो खाएंगे। तो एक लंबा जेस्टेशन पीरियड है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास इतना पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ साथ इतना खाना भी होना चाहिए। राइट है ना, कि हम इतने दिन सर्वाइव कर सकें जितने में ये क्रॉप उग रही है। तो काफी अंडरस्टैंडिंग हमारी धीरे धीरे इसके बारे में बनेगी। तो पहले जो हम लोग एग्रीकल्चर फॉलो करेंगे, इट विल मोर बी लाइक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल सकते हो। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कैसा होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है कि भाई कोई जंगल का इलाका है, राइट ना, उसमें से कोई एक पैच हम लोगों ने जला दिया और वहां पे खेती कर ली, राइट, फिर आगे बढ़े, है ना, कहीं और खेती करी, कुछ और किया। बट नाउ खेती, जब हम खेती कर रहे हैं, जब कोई एक ऐसा 2 एकड़ का जमीन है जहां पे हम लोगों ने कुछ बो दिया है, या 1 एकड़ का जमीन है हमने कुछ बो दिया है, तब क्या हम इसे छोड़ के भाग सकते हैं? अब हमारे पास भागने की जो टेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। जो अब तक हम लोग भटक रहे थे ना, अपने आप को बोल रहे थे नोमैडिक हैं, राइट, भटक रहे हैं कभी इधर कभी उधर, अब ये टेंडेंसी खत्म हो गई। अब हमें सेटल होना पड़ेगा। अब हमारी जो लाइफस्टाइल होगी वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगी। अब क्या हम लोग सेटल होने लगेंगे, घर बनाने लगेंगे। तो हाँ, हम लोग मड हाउसेस बनाएंगे अब, या कि हाँ जो है कहीं पे हम लोग ने जो है खेती करी और फिर यहीं पे बगल में अपनी झोपड़ी बना ली। या झोपड़ी सर्कुलर भी हो सकती है, झोपड़ी स्क्वायर भी हो सकती है, छोटी सी झोपड़ी, राइट। जनरली कैसे बनाएंगे? मड का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी का घर बनाएंगे, उसके ऊपर छत होता, अगर ढानी हो तो गांव में आप देखते छप्पर होता, छप्पर है ना, तो राठा वगैरह। तो मड और रीड, तो रूफ जो होगा वो रीड से बना देंगे, तो यहीं बगल में अपना घर बना लेंगे। अब फिर अकेले क्यों रहेंगे, राइट, अपने जो है मौसी के लड़के को कहेंगे कि तुम भी यहाँ पे खेती करो, राइट, तुम भी अपना यहीं घर बना लो, राइट है ना। एक और चाचा के लड़के को बोलेंगे तुम भी यहीं खेती करो, राइट, तुम भी यहीं पे क्या करो, तुम भी घर बना लो। तो ऐसे क्या होगा कि अब गांव बसने लग जाएगा, तो हम लोग रहने लग जाएंगे। अब ये सेटलमेंट हो रहा है, राइट। अब जो है आप देख रहे हैं कि हाँ डिफरेंट तरीके के घर दिख रहे हैं, कोई सर्कुलर है, कोई जो है रेक्टेंगुलर है, राइट है ना, कोई जो है। और अभी बहुत बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत है, अभी तक हम लोग तो भटक रहे थे, तो हमें तो छोटा सा रहने को आशियाना मिल जाए, बहुत हमारे लिए बंगला है ये, तो हम जो है छोटे से घर में रह लेंगे। अभी कोई बहुत बड़ा घर बनाने की हमको ऐसी कोई जरूरत फील नहीं होगी, तो बड़ा घर हम यहां नहीं कर रहे। हालांकि इट गोज विदाउट सेइंग कि हाँ इसके साथ साथ क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चलता रहेगा। क्या इसके साथ साथ हंटिंग, फूड गैदरिंग चलती रहेगी? हाँ भाई चलती रहेगी। इतने सालों तक हम लोग इसी पर डिपेंडेंट थे, तो ऐसा रातों रात इसको छोड़ नहीं देंगे, ये भी साइड बाय साइड चलता रहेगा। ये क्या है कि हाँ दिस इज एडिशनल सोर्स ऑफ फूड, और एग्रीकल्चर के साथ मिलकर नाउ वी हैव की सफिशिएंट फूड है, अब कोई टेंशन की बात नहीं, राइट ना। तो है तो खाने की दिक्कत सॉल्व हो चुकी है, एक दिक्कत और है टूल्स की, कि हाँ अब जो हमें टूल्स चाहिए, राइट है ना, टूल्स। तो टूल्स हमें ऐसे चाहिए जिससे हम लोग क्या करें, थोड़ा खुदाई कर सकें, राइट है ना, मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो मिट्टी खोदने के लिए नाउ व्हाट विल बी यूजिंग, कि अब इस दौर में हमको पहली बात तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स दिखाई देंगे, राइट है ना, पॉलिश्ड टूल्स दिखाई देंगे, एकदम चिकने टूल्स। और उसमें भी एक जो टूल बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है वो है सेल्ट। दिखाता हूं मैं आपको, राइट है ना, तो सेल्ट। तो अब जो हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे तो घरों में हम रहने लग जाएंगे, राइट है ना, प्लस जो टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो कुछ ऐसा खुरपी टाइप का टूल है, एकदम पॉलिश कर दिया है, चिकना कर दिया है। और इससे क्या है कि अब हम लोग ऐसा खुरपी ऐसे पकड़ के खोद के जो है मिट्टी खोद सकते हैं। अब ऐसा हमें पूरा गड्ढा नहीं खोदना है, राइट है ना, कि कोई कब्र थोड़े खोद रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा खोदना है, उसमें बीज छुपाना है, सीड छुपाना है, और जो है खेती हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा ही उगाना है, बहुत ज्यादा हम लोग जो है एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जो है फार्म है अपना, है ना, थोड़ा सा प्रोडक्शन करना, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। तो कुछ लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे उगा रहे हैं, और जो है उतना इसके लिए बहुत है। तो हम लोग इस तरह के सेल्ट वगैरह का इस्तेमाल करने लगेंगे, पॉलिश्ड टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो टूल्स में भी बदलाव आ गया, हम लोग पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल करने लग गए, बिल्कुल चिकना ग्राउंड कर देंगे इसको, राइट है ना। कमिंग बैक, तो टूल्स में चेंजेस आ रहे हैं। टूल्स इज बेसिकली, है ना, तो हम एक शब्द याद रखेंगे कि हाँ क्या है अपना, सेल्ट है, सेल्ट।
पॉलिश्ड सेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल्स हमारे कुछ पॉलिश हो चुके हैं। प्लस जो है एक और जो है इंपॉर्टेंट बात है कि अब जब हम लोग ये साथ में रहने लगेंगे, राइट, ये जो सारी जनता साथ में रहने लग जाएगी, तो पहले हम कह रहे थे कि हम लोग कैसे थे, बैंड सोसाइटी थे, बैंड से हम लोग बनने लग जाएंगे अब क्लैन, राइट है ना, क्लैन जैसे कि ट्राइब, या तो कुछ ऐसा ट्राइब जैसा अपना ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, क्लैन जैसा कुछ ग्रुप क्रिएट हो जाएगा कि लेट से यहाँ पे 10 घर हैं, 10 फैमिलीज रह रही हैं, 10 फैमिलीज मतलब 50 लोग, 60 लोग, 80 लोग, कुछ यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं, राइट। अब ये 80 लोगों का एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है, ट्राइब क्रिएट हो चुकी है, अपना एक कबीला हो चुका है, राइट है ना। अब जो है ये जो ट्राइब है, तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इनटू कि नाउ वी हैव ट्राइब्स, या अब ट्राइब्स का अलग ही कल्चर होगा। अब धीरे धीरे साथ में रहते रहते जो गांव में सारे लोग रह रहे हैं, वो कपड़ा जो बन रहा है वो सबका, जैसे होता ना कि पहले घरों में होता था कि जो है लेट से 6 बच्चे हैं, तो पापा लोग क्या करते थे, पापा लोग सीधे जो है एक थान से कपड़ा कटवा देते थे कि हाँ जो है भैया हमको 10 मीटर कपड़ा दे दो, उसी में उस जो है सारे बच्चों की शर्ट बन जाएगी, किसी की फ्रॉक बन जाएगी, किसी की पैंट बन जाएगी, तो एक ही कपड़े में सब कुछ हो जाता था, तो पूरी फैमिली एक ही कपड़े में घूम रही होती थी। तो क्लैन या ट्राइब में भी ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ जो है एक डिजाइनर पहनेगा तो एक ज़ारा का पहनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक तरह के कपड़े पहनेंगे, एक तरह का हेयर स्टाइल करेंगे, क्योंकि वही फैशन में होगा, एक दूसरे को देख के लगेगा अरे यही तो स्टाइल है, तो हाँ तो वही एक तरीके के बाल काटेंगे। इनफैक्ट डांस वगैरह भी एक तरीके का होगा कि कोई फेस्टिवल है, कोई मस्ती कर रहे हैं लोग, तो हाँ तो किसी एक कजिन ने डांस करना स्टार्ट किया, बाकी लोग उसे कॉपी करने लगे, तो डांस भी एक तरीके का होगा। कोई एक कजिन जो गाना गा रहा है वही हिट हो गया, बाकी लोग भी वही गुनगुनाने लग गए, तो म्यूजिक भी एक तरीके का होगा। तो रियलाइज कि ट्राइब का अपना एक कल्ट होगा, अपना एक कल्चर होगा, अपना एक स्टाइल होगा, वो हर चीज में विजिबल होगा। आज की ट्राइब भी आप देखिए, किसी भी ट्राइब में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स आप देखिए, तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में आपको दिखाई देगा कि ट्राइब का एक रहने सहने का एक तरीका होता है, वो घर एक तरीके के बनाएंगे, उनके कपड़े एक तरीके के होंगे, उनके डांस आपके पास फेमस हैं, राइट। बहुत सारे फोक डांसेस आप देखते हैं कि हाँ जो है हर ट्राइब से एसोसिएटेड आपको एक डांस दिखाई देता है। वैसा ही यहां पे भी आपको कल्चर का डेवलपमेंट दिखाई देने लग जाएगा, बिकॉज अब हम लोग जब साथ में रह रहे हैं तो कई सालों में, कई जो है जनरेशंस में धीरे धीरे ये कल्चर डेवलप होने लगेगा, राइट। तो ट्राइबल है, तो अब आप समझिए कि अब यहां से जो है जब हम बस गए तो अब यहां से आगे कहानी बन सकती है, राइट। यहां से आगे की जो है धीरे धीरे मुखिया बना दो, तो राजा बना दो, तो जो है गवर्नमेंट लेकर आ जाओ, सेना बना दो, जो आगे करना है यहां पे कर सकते हो। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एग्रीकल्चर। तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर मात्र एक डिस्कवरी नहीं है, एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, एग्रीकल्चर एक्चुअली एक क्रांति है, रेवोल्यूशन है, राइट है ना। तो हाँ तो ये रेवोल्यूशन है, हाँ भाई ये रेवोल्यूशन है। एक और बात इसमें जो है जो आ रही है कि अभी पहले हम लोग उगा क्या रहे हैं, खेती किस चीज की हो रही है, तो इनिशियल क्रॉप्स अगर हम रियलाइज करें तो इनिशियल क्रॉप्स इज रागी, तो रागी उगा रहे हैं। सबसे पहले जो है क्या उगा दिया हमने, रागी। अभी भी डॉक्टर बच्चों को बोलते हैं कि हाँ भाई रागी की रोटी खिलाओ, इसे रागी कुछ पीस के खिलाओ बच्चे को, राइट है ना। रागी है, हॉर्स ग्राम, और इनिशियल क्रॉप्स में विल सी कि हाँ इनफैक्ट कुछ टाइम में हम लोग वीट फिगर आउट कर देंगे, कुछ टाइम में हम लोग जो है कॉटन भी फिगर आउट कर देंगे, राइस भी फिगर आउट कर देंगे, और कॉटन फिगर आउट कर दिया तो कपड़ा फिगर आउट कर लेंगे, वीविंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखेंगे कैसे, तो अभी चलेंगे इसको देखेंगे कि हाँ ये कैसे कैसे हो रहा है भारत में, राइट है ना। भारत में कहाँ पे पहले क्या हुआ, फिर इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, ये सारी बातें भी थोड़ी देर में करते हैं। तो नाउ तो वी आर रियलाइजिंग कि हाँ भाई एग्रीकल्चर आ चुका है, उसके साथ साथ हम सारी चीजें कर रहे हैं, अब हम लोग बसने लग गए हैं, सेटलमेंट हो गया है, तो ट्राइब बन गई है। टूल भी अपना हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिश्ड सेट यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। नाउ एक और बात कि भाई अब जो है, अब क्या है कि ये जो ये हाँ तो जो खाना है, ये जो हम लोग लेकर आए, तो ये क्या है कि अब हमें फील हो रहा है कि इसको कहां रखा जाए, राइट। ये जो है हम लोग गेहूं लेकर आ गए या रागी लेकर आ गए, इसको कहां रखा जाए, कहां स्टोर करें। तो एक प्रॉब्लम आ रही है स्टोरेज की। अब तक स्टोरेज की दिक्कत ही नहीं थी, स्टोर करने को कुछ था ही नहीं, तो अब तक स्टोरेज की ऐसी फाइट हम लोग फेस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, जब हमारे पास खाने की बातें आ रही हैं तो अब हम स्टोरेज की फाइट फेस कर रहे हैं, और यहां पर डिस्कवरी होगी पॉटरी की। तो अब जो है हम रियलाइज करेंगे कि हमको कुछ चाहिए, तो हम लोग मिट्टी का बनाना शुरू करेंगे, पॉटरी। पहले हम लोग मिट्टी से हाथ से जैसा भी बना दे, जैसा भी शेप बने, राइट, कोशिश करेंगे एक जैसा बने, लेकिन हाथ से जैसा गुड़ा मुड़ा बन जाए चलेगा। बट धीरे धीरे क्या आ जाएगा, हमें रियलाइज हो जाएगा कि हम इसे गोल गोल घुमाते हैं ना तो शेप बड़ा बढ़िया आता है। इसी से आइडिया आएगा कि अगर नीचे वाला बेस घूमने लग जाए, राइट है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल क्रिएट होगा। यहां से आइडिया आएगा कि व्हील बना लेते हैं, व्हील, तो व्हील बेस्ड पॉटरी बनने लगेगी। तो पॉटरी से ही कनेक्टेड है व्हील का आइडिया,
राइट है ना कि हाँ नीचे से घुमा दो तो पूरा गोल गोल घूमेगा, एकदम सर्कल में बन के निकलेगा, बहुत बढ़िया। तो इनिशियल पॉटरी जो अपनी है, इनिशियल पॉटरी विल फाइंड कि एक ब्लैक बर्निश्ड वेयर है, ग्रे वेयर है, मैट इंप्रेस्ड वेयर है, ये हमारी इनिशियल पॉटरीज है। राइट, नियोलिथिक में जो हम लोगों ने शुरू करा मटका बनाना, तो मटका हम लोगों ने ऐसे बनाना शुरू किया। सॉरी। नाउ यह है आर्कियोलॉजी में पॉटरी की बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट है ना। इतना इतना पॉटरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पॉटरी की काफी इंपॉर्टेंस है बिकॉज आर्कियोलॉजी में ना पॉटरी बहुत मिलती है, क्योंकि मिट्टी कहीं जाती नहीं है। ये एक बार मान लो टूट गई 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 8000 साल पहले, अभी भी खोदो तो ऐसे निकल के आ जाती है, राइट है ना। तो उस जमाने की पॉटरी हमको मिल जाती है। तो ब्लैक बर्निश्ड वेयर मतलब ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत हाई फाई पॉटरी है। ब्लैक बर्निश मतलब काला सा जल गया। बना रहे थे पॉटरी तो मिट्टी का बनाया, फिर उसे आग में पका रहे थे, ठीक से ज्यादा ही पका दिया तो हाँ तो पूरा काला काला निकल आया। तो ब्लैक बर्निश्ड काले रंग का है, जल चुका है, तो ब्लैक बर्निश्ड वेयर। ग्रे वेयर टाइम से निकाल लिया, जलाया नहीं, हाँ तो ग्रे बना। राइट, मैट इंप्रेस्ड वेयर कि हाँ जिस चटाई के ऊपर बैठ के बना रहे थे वो चटाई नीचे छप गई तो मैट इंप्रेस्ड वेयर हो गया। तो ये कुछ इनिशियल पॉटरीज हैं जो इस दौर में नियोलिथिक के एज में हमको दिखाई देती हैं, राइट है ना। कि ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, मैट इंप्रेस्ड वेयर, नाम अजीब अजीब से हैं, राइट है ना। लेकिन हाँ ऐसा टेक्निकली कुछ बहुत इसमें है नहीं। आसान सी सिंपल सी पॉटरी कि आप जो है मिट्टी का घड़ा है, पहले जो है क्ले से आपने बनाया उसको और फिर जो है आग में पका दिया है, तो आपके मटके बनने लग गए, मटके बनने लग गए, पॉटरी बनने लग गई। तो अब ये एक बड़ी डिस्कवरी हो गई, पॉटरी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। So now we have pottery as well. तो यू रियलाइज कि गेम अब यहां से काफी, जैसा कि हमने समझा कि काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, काफी नई नई चीजें यहां पर आ चुकी है। प्लस बरियल पहले भी कह रहे थे, अभी भी हो रहा होगा बरियल, राइट ना। बरियल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो हाँ तो बरियल जैसा कि मीजोलिथिक में हम बात कर रहे थे वैसा ही बरियल हमें आगे भी दिखता रहेगा। तो ये हमने बात करी ट्रेड्स की, राइट है ना। कि हाँ इस तरीके का नियोलिथिक में जो है माहौल चालू हो चुका है और ये माहौल चलेगा टिल 1000 BCE या रफली 1000 BC। अब ये जो बात हमने सीखी, अब इसको इंडिया में अप्लाई करके देखते हैं कि कहां पे कैसा दिख रहा है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, राइट है ना। साइट्स इंपॉर्टेंट है तो नियोलिथिक में एनसीईआरटी वगैरह में भी ना साइट्स पे काफी फोकस किया गया है। तो अब थोड़ा साइट्स का डिस्कशन करते हैं, नियोलिथिक में आते हैं। अब बात करते हैं साइट्स की, या साइट्स। तो साइट्स, तो पहली साइट जो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है वो है मेहरगढ़, राइट है ना। तो इसे थोड़ा जूम करेंगे, या तो यहां पे एक हमको साइट दिख रही है, या यहां पे हमको एक साइट दिख रही है विच इज मेहरगढ़। दिस इज मेहरगढ़। मेहरगढ़, अब मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ ऐसी साइट है कि इधर आप कंधार से आएंगे, कांधार वाले इलाके से, अफगानिस्तान से, राइट। तो इधर पड़ेगा बोलन पास, तो बोलन नदी के किनारे जो है बेसिकली ये जो है आपकी साइट पड़ती है मेहरगढ़। नाउ द पॉइंट इज कि मेहरगढ़ को मैं कहता हूं कि ये इंडिया का इनोवेशन सेंटर है। हर चीज सबसे पहले मेहरगढ़ में देखने को मिलेगी, हर चीज सबसे पहले मेहरगढ़ में देखने को मिलेगी। तो मेहरगढ़ इज द पॉइंट जहां पर विल फाइंड कि हाँ ये लोग जो है अराउंड 7000 BCE, 9000 से 7000 BCE के आसपास जो है दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वीट। तो वीट उगाने लग गए, थोड़े टाइम में कॉटन उगाने लग गए, राइट। तो वीट और कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ क्या है कि हमारा इनोवेशन सेंटर, अभी बाकी भारत को पता नहीं है, राइट है ना, बाकी इंडिया को भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेहरगढ़ ने चालू कर दिया है। यहां पे एग्रीकल्चर हमें दिखेगा कि एग्रीकल्चर आ चुका है। एग्रीकल्चर खाली नहीं आया, वीट और बार्ले, राइट, वन मोर क्रॉप इज देयर, वीट बार्ले। तो वीट और बार्ले उगाने लग रहे, वीट और बार्ले मेहरगढ़ में उगाने लग रहे। तो इसीलिए इसको जो है मेहरगढ़ को वीट बार्ले ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है। इलाका जो है ये बलूचिस्तान है। तो ये मेहरगढ़ जो है ये कहलाता है कि दिस इज वीट बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। इतना वीट पैदा होता है, या तो हाँ तो सबसे पहले एकदम शुरुआत की ही बात कर रहे हैं कि भारत में एग्रीकल्चर आया नहीं है, राइट है ना, लेकिन मेहरगढ़ में पता चला आ भी चुका है और जो है वीट बार्ले कॉटन जब जो है चालू हो चुका है, यस। प्लस व्हील का आइडिया कहीं वेस्टर्न एशिया साइड से आया था, ये आइडिया घूमते हुए मेहरगढ़ तक पहुंचा। तो जो व्हील वाली पॉटरी है, राइट है ना, व्हील का यूजेज ये भी यहीं पे आया है, ये भी यहीं पे आया है। तो पॉटरी बनने लगेगी, व्हील वाली पॉटरी बनने लगेगी।
ये हुआ है रफली 4500 बीसी के पास, राइट है ना। तो वीर भी आ चुका है। तो वी फाइंड कि हाँ मेहरगढ़ में काफी डेवलपमेंट हो रहा है, मेहरगढ़ में काफी डेवलपमेंट है। प्लस प्लस मेहरगढ़ में विल रियलाइज कि मेहरगढ़ में हमारे पास ग्रेनरीज है। तभी हम लोग बात कर रहे थे स्टोरेज की, तो ये थोड़ा दिखाता हूं मैं, ये एनसीईआरटी में भी है आपके। तो ग्रेनरीज, तो मेहरगढ़ में हमको ग्रेनरीज दिखाई देंगे, है ना। तो थोड़ा मेहरगढ़ के दर्शन पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, राइट है ना, कि बलूचिस्तान में दिस इज योर मेहरगढ़, राइट है ना। तो मेहरगढ़ इलाका है। तो 9000 बीसी के आसपास, 9000 बीसी के आसपास दुनिया में न्यूलिथिक एज चालू हो रहा है। 7000 बीसी के आसपास मेहरगढ़ में क्या हो गया है, चालू हो गया, एग्रीकल्चर चालू हो चुका है, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है दिस इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट सेटलमेंट वी हैव। तो या तो मेहरगढ़, तो यहां पे आप घर देखिए, तो घर ऐसे बनाए गए हैं जिसमें यू नो 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, तो ऐसे 4 सेगमेंट मान लो घर है ये। अब इस घर में ऐसा बनाया गया है कि एक पार्ट जो है वहां पे एक जो है एक कमरा पूरा ग्रेनरी की तरह यूज किया जा रहा है, राइट है ना। कि हाँ एक कमरे में क्या है कि हाँ भी पूरे घर में लेट से 4 कमरे हैं, तो एक कमरा या 2 कमरा इस्तेमाल करेंगे, इसमें खाली क्या भर देंगे, गेहूं भर देंगे, वीट भर देंगे, जैसा गांव में घरों में होता है। गांव में कभी कभी आप देखेंगे कि टाण पे जो है यू नो ऊपर की तरफ एक कमरा बना दिया जाता है, या जो है घर के बाहर एक कमरा बना दिया जाता है। तो जो भी आलू कट के आएगा वहां रख दिया जाएगा, गेहूं कट के आएगा तो वहां रख दिया जाएगा। तो गांव में यू विल फाइंड कि हाँ एक स्टोरेज रूम भी होते हैं, राइट है ना। स्टोरेज रूम या स्टोरेज के लिए पूरा एक सेगमेंट या घर बना देते हैं। वैसा ही मेहरगढ़ में दिखाई देगा कि मेहरगढ़ में प्रॉपर जो है, प्रॉपर क्या हमको दिखाई देगा, प्रॉपर एक जो है कमरा है जहां पर आप जो है स्टोरेज कर सकते हैं, वीट उगा सकते हैं। प्लस हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप घर बना सकते हैं, तो मिट्टी का घर है उसके ऊपर ऐसा छप्पर ढा दिया है, तो रीड से ऐसा छप्पर ढा दिया है, तो छत बन गई है, तो ऐसा घर बनने लगेगा। प्लस मेहरगढ़ में बरियल की बात करें तो ग्रेनरीज दिख रही है हमको, हाँ तो जो है ऐसे हमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर घर है, उसमें देखो खाना रखा हुआ है, राइट है ना। प्लस प्लस ये बरियल है, बरियल। तो बरियल में मेहरगढ़ में दिख रहा है कि एक आदमी को बरी किया गया है, उसके साथ 2 बकरियां बरी कर दी गई हैं। तो जानवर को बरी कर देते हैं क्या भाई, हो सकता है इस अगले जीवन में, या मे बी लाइफ आफ्टर डेथ, इस मृत्यु के बाद भी जो जीवन है उसमें हो सकता है उसे खाने की जरूरत पड़े, हो सकता है उसे अपने हथियारों की जरूरत पड़े, तो इसको दे देंगे साथ में। तो मेहरगढ़ में हमको ये भी मिल रहा है कि बरियल विद एनिमल्स। तो मेहरगढ़ में जो है हमें दिखाई दे रहा है कि कहानी शुरू हुई है। नाउ कमिंग बैक, तो मेहरगढ़, तो हम ट्राइब की बात कर रहे थे, वापस आते हैं। तो मेहरगढ़ की हमने बात करी। अब यहां से ये आइडिया जो है, यहां से ये जो आइडिया है ये इधर इधर भी फैलेगा, ऊपर पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 2500 BCE, राइट है ना। इसको ऐसे बनाते हैं तो हमें रियलाइज होगा कि जो कहानी मेहरगढ़ से चालू हुई है वो कहानी कश्मीर तक पहुंचेगी, राइट। कश्मीर में एग्रीकल्चर या न्यूलिथिक साइट हमको दिखाई देगी रफली 2500 BCE। यानी ये जो आइडिया था, ये आइडिया माइग्रेट होने में समय लगाएगा, राइट है ना। कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो यहां तक आइडिया पहुंचते पहुंचते समय लगेगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि 7000 BC में एग्रीकल्चर आ चुका है, कॉटन वॉटन उगा रहे हैं, लेकिन यहां पे वही चीज हमें 2500 BC में दिखाई देगी। साउथ इंडिया में पहुंचते पहुंचते अगेन 2500 BC हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इधर भी पहुंचते पहुंचते 2500 BC कुछ हो जाएगा। तो समय लगेगा इस पूरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने में। या तो पहली साइट हमने सीखी मेहरगढ़। दूसरी साइट की बात करते हैं, दूसरी साइड चलते हैं कश्मीर की तरफ, राइट ना। कश्मीर की 2 इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो हाँ, तो ये जो आइडिया है ये कश्मीर साइड पहुंचा। तो यहां पे हमको 2 साइट्स दिख रही हैं, गुफरकल एंड बुरज़ाहोम, इनकी बात करते हैं। तो थोड़ा कश्मीर की साइड चलते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट जो है या बुरज़ाहोम। तो हाँ, तो कश्मीर की बात करते हैं। तो नाउ तो कश्मीर कल्चर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट है ना। कश्मीर कल्चर, यहां पे 2 साइट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपकी बुरज़ाहोम, बुरज़ाहोम, और एक है गुफकराल, गुफकराल। तो गुफकराल और बुरज़ाहोम, कश्मीरी कल्चर की अगर हम बात करें तो कश्मीरी कल्चर इज नोन फॉर फ्यू थिंग्स। कश्मीरी कल्चर में अगेन आपको पहली बात तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिलेंगे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। प्लस आपको मिलेंगे यहां पे बोन टूल्स भी। तो जो हिरन का सींग होता है ना, एंटलर, तो जो हिरन का सींग होता है उससे जो है कुछ कुछ टूल बना रखा है।
तो हाँ, तो कश्मीर में इस तरह का कल्चर दिखाई देगा। एक और चीज जो दिखाई देती है वो है पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग ये भी नियोलिथिक का कैरेक्टरिस्टिक है, राइट है ना। कि आपको जो है क्या दिखाई देगी, पिट ड्वेलिंग दिखाई देगी। गड्ढे में रह रहे हैं, गड्ढे में रहने दो, तो गड्ढे में देखा जाए कैसे रहते हैं, तो गड्ढे में यू रियलाइज कि हाँ, जैसे बुर्जा होम का ये पिट हाउस है तो अंदर एक गड्ढा खोद दिया, राइट। ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे आपने कि हाँ जो है गड्ढा खोद खोद के अंदर घर ही बना दिया। तो ये गड्ढा खोद के अंदर पूरा जो है रहने का इंतजाम कर दिया, अंदर कमरा बना दिया, इसके अंदर जो है एक और कमरा बना के रह भी सकते हैं, ऊपर लकड़ी उकड़ी से ढक दिया तो आराम से नीचे रह रहे हैं। एक लकड़ी लगा के जो है डंडा लगा के आप इसमें उतर सकते हैं, चूल्हा वूल्हा भी बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बढ़िया। तो इस तरह की पिट ड्वेलिंग हमको दिखाई देगी कहाँ पे, बुर्जा होम। ये भी देख सकते हो कि हाँ अंदर कमरा वमरा बना दिया, आराम से अंदर चुपचाप रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट ना। तो पिट ड्वेलिंग तो कश्मीर का एक जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहां पर पिट ड्वेलिंग हो रही है, या तो पिट ड्वेलिंग। तो एक हमने बात करी कि पिट ड्वेलिंग एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा वी फाइंड कि जो है बुर्जा होम की स्पेशली हम बात करें तो इसमें बुर्जा होम की बात कर रहे हैं, इसमें आपकी हंटिंग फिशिंग सब चलेगा। हंटिंग अभी भी चल रही है, फिशिंग अभी भी चल रही है, प्लस एग्रीकल्चर चालू कर दिया है, ये सब कब तक हो रहा है, रफली 2500 बीसी के आसपास ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। सिमिलरली यहां पे जो पॉटरी हमको मिल रही है वो है कोर्स। अभी हम ग्रे पॉटरी की बात कर रहे थे, तो ग्रे पॉटरी हमको यहां पे देखने को मिल रही है। एक और बड़ा यूनिक सा जो है हमें यहां पे एक बरियल दिखाई देता है कि एक बरियल है जिसमें इंसान के साथ उसका डॉग भी बरी कर दिया गया है। अब ना ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि कुत्ते को साथ में बरी कर दिया। अभी बुर्जा होम का ये जो कुत्ता है ये फेमस हो गया, राइट है ना। बट अदरवाइज क्या है कि भाई ये बहुत ही कॉमन है कि हाँ बरियल में आप कुछ एनिमल्स भी बरी कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि मेहरगढ़ में एनिमल को भी दो एनिमल्स को बरी कर दिया था। तो हाँ, तो इट इज वेरी कॉमन कि हाँ एनिमल्स को बरी किया जाए। लेकिन हाँ ये थोड़ा अजीब लगता है कि कुत्ते को बरी कर दिया। तो हाँ ये चीज काफी फेमस हो गई कि बुर्जा होम में हमको बरियल मिला जिसमें डॉग को भी बरी कर रखा है कि हाँ भाई आप ही का पालतू कुत्ता है, आप नहीं रहे तो इसको भी लेके चले जाओ, है ना। तो ऐसा हमको बुर्जा होम में दिखाई देता है, ऐसा हमें बुर्जा होम में दिखाई दे रहा है। तो सिमिलरली गुफकरल में भी सेम चीज है, राइट। गुफकरल का मतलब होता है केव ऑफ पॉटर्स, कि कुम्हारों की केव है ये, केव ऑफ पॉटर्स, राइट है ना। यहां पे भी हमें सेम ही चीजें हैं कि हमें एग्रीकल्चर भी दिखाई देगा प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी दिखाई देगा। दोनों तरह की चीजें हमको यहां पर दिखाई देंगे। तो बुर्जा होम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर साइड। एक और तरफ चलते हैं, बात करते हैं कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर की हम लोगों ने बात करी, बुर्जा होम की हम लोगों ने बात करी, राइट। कश्मीर की बात हमने कर ली। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है ईस्टर्न साइड में, बिहार साइड में भी हमें, बिहार यूपी साइड में भी हमें नियोलिथिक कल्चर दिखाई देगा, राइट। जैसे बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चिरंद। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसी मैप को वापस से कराते हैं, तो थोड़ा इस साइड आते हैं। अब इस साइड हमको दिखाई देगी सॉरी। तो एक साइट है यहाँ पे विच इज चिरंद। अब ये गंगा नदी के किनारे है, राइट। पटना से पास है, पटना इस साइड चिरंद है। तो हम लोग ये बात भी कर रहे थे पिछले चैप्टर्स में कि चिरंद जो है पटना के पास में, और यहाँ पे जो है जो रिवर्स है वो मिल रही है। तो यहाँ थोड़ा ओपन इलाका मिल जा रहा है रहने के लिए। हाँ, तो चिरंद में लोग दिखाई देंगे, चिरंद में सेटलमेंट दिखाई देगी। चिरंद की खास बात यह है कि चिरंद में हमको मिलेगा अगेन बोन इंप्लीमेंट्स। तो जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि हाँ जो हिरन के जो सींग हैं वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पे भी हमको बोन इंप्लीमेंट्स दिखाई देंगे, राइट। सिमिलरली एक और साइट है इधर दौजाली हेडिंग, इसको आगे देखेंगे, अभी दौजाली हेडिंग की बात करेंगे, बट फिलहाल अभी आगे बात करते हैं। एक जो दूसरा हमें जो है एक अच्छा सेंटर दिखाई देगा वो ये वाला पार्ट है, राइट ना। कि हाँ ये वाला जो इलाका है, महादहा, दमदमा, कोलदीवा, राइट ना, महागरा, ये जो पार्ट है, तो दिस इज योर कोलदीवा। दिस इज महागरा। तो कोलदीवा, महागरा, ये जो दो साइट्स हैं, ये दो साइट्स आर नोन फॉर अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन की जो साइट हमको मिलती है ये कोलदीवा और महागरा में हमको मिलती है कि यहां पे राइस कल्टीवेशन हो रहा था। प्लस एक और यूपी में साइट है लहूरा देवा। रीसेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये जो साइट है, राइट, ये ना, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है राइस कल्टीवेशन।
बट ये जो साइट है अब की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इनसे भी पुरानी राइस कल्टीवेशन की साइट है। तो रीसेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पहली साइट जो अर्लीस्ट हमको पता है वो है लहुरा देवा। तो तीनों साइट्स इंपॉर्टेंट है, लहुरा देवा, महागरा एंड कोलदीवा। प्लस एक और साइट हमें यहां पे दिख रही है विच इज चोपानी मांदो। चोपानी मांदो, दिस इज द साइट जो अर्लीस्ट पॉटरी के लिए जानी जाती है। राइट है ना, कि सबसे पहले अगर कहीं पॉटरी की साइट हमको पता है तो वो है चोपानी मांदो। राइट ना, तो चौपानी मान दो। देखो यूपीएससी ने अब तक जो प्रीलिम्स में सवाल पूछे हैं साइट बेस ही पूछे हैं, और नियोलिथिक वगैरह से सवाल पूछा हुआ है, बुर्जा होम आ चुका है सवालों में। राइट ना, तो हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये 2-4 देख लो, हम कौन सा सारी देखे ले रहे हैं। राइट ना, ये 2-4-5 एक बार देखे रहो, फिर नाम ध्यान रहेगा, नहीं भूलोगे कि हाँ बुर्जा होम गुफकराल है ना, ये कहीं एग्जिस्ट करता था। शुरू में लगेगा कि हाँ पहली बार सुन रहे हो और ये कहाँ पे था, है ना। तो एक बार लोकेशन देख लोगे तो बात बन जाएगी, तो उसके बाद ये टफ नहीं लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, राइट है ना, इंपॉर्टेंट साइट्स हमको दिखाई दे रही हैं इलाहाबाद के आसपास। राइट है ना, कोलदीवा, महागरा, चौपानी मांदो जो है आपकी, और चिरंद। राइट है ना। सिमिलरली तो चिरंद की हमने बात करी कि चिरंद में बोन टूल्स वगैरह मिल रहे हैं। राइट है ना। कोलदीवा, महागरा बेसिकली हमने बात करी कि दिस इज कोलदीवा, महागरा। बेलन वैली बोलते हैं कि हाँ दिस इज अंडर बेलन वैली, तो बेलन वैली में। प्लस चौपानी मांदो के बारे में मैंने आपको बताया। प्लस ये असम साइड में भी हमको बहुत सारी नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं, असम, गारो हिल्स एंड ऑल। नाउ तो एक साइट है दाऊजाली हेदिंग। तो दाऊजाली हेदिंग जो है ये बेसिकली आपकी नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो दिस इज दाऊजाली हेदिंग। ये भी नियोलिथिक है, ये भी नियोलिथिक है। अब यहां पर हमको एक पत्थर मिलता है जैसे जेडियाइट। अब ये पत्थर क्या है कि ये पत्थर बेसिकली ये लोग लेकर आते हैं जो है बाहर से, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। दिस जेडाइट इज बेसिकली अवेलेबल इन चाइना। तो ये लोग इस समय यहां से चाइना जाते हैं, चाइना से ये पत्थर लेकर आते हैं, यूज करते हैं। प्लस हमको ये मिल रहा है पेसल्स एंड मोटर। पेसल्स एंड मोटर क्या है कि जिसमें आप कुछ पीसते हैं, तो हाँ, तो इसमें जो है कुछ मसाला कुछ तो पीस रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे भी आ चुका है, एग्रीकल्चर यहाँ पे भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट साइट है दाऊजाली हेदिंग, ये आपकी जो है एनसीईआरटी में भी दी हुई है। राइट है ना। तो हाँ, ये हमारा डिस्कशन हो गया नॉर्थ इंडिया या बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया चलते हैं। तो साउथ इंडिया में हमें कुछ साइट्स दिखाई देंगी। तो हमें मेनली साउथ इंडिया में गोदावरी नदी के नीचे कुछ 580 साइट्स मिलती हैं। बहुत सारी साइट्स हैं, क्या हम सारी पढ़ पाएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, है ना, सारी हमें पढ़नी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जो हम देखेंगे या तो कुछ साइट जो है जो हम लोग नोटिस करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो एक साइट जो हम मार्क कर रहे हैं, इट इज ब्रह्मगिरी। राइट, एक साइट और मार्क कर रहे हैं इज मस्की। तो ऐसे करके कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी ये इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। मस्की इज इंपॉर्टेंट, मस्की। तो ब्रह्मगिरी, मस्की, राइट है ना। एक उतनूर है, उतनूर, राइट है ना। एक और साइट है पिकली हल, दिस इज पिकली हल। तो ये एकदम मतलब कह रहा हूं मैं 580 साइट्स हैं, तो यहां पे बहुत सारी साइट्स होंगी। ये तो फिर भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहां पर हमको दिया हुआ है। पय्यमपल्ली भी है, पय्यमपल्ली, ठीक है, छोड़ते इसे। राइट है ना। तो हाँ, तो जो है हमें बहुत सारी साइट्स दिख रही हैं, बहुत सारी साइट्स हमको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे खास बात क्या है, हमें खास बात दिखाई देगी कि पहली बात तो हमें यहाँ पे स्टोन क्वंस दिखाई देंगे। स्टोन क्वंस कैसे होते हैं? राइट, लेट मी शो यू स्टोन क्वंस। हाँ, तो जैसे घर में आपने सिलबट्टा देखा होगा, दो पत्थर जो है कि इस पत्थर के नीचे आप जो है कॉर्न वॉर्न रख दो। कॉर्न के लिए, कॉर्न को पीसते थे ये लोग, राइट है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे कॉर्न रख के पीसा जाता था। तो जो है कॉर्न का आटा बनाना हो, जो भी बनाना हो आपको, यहाँ पे रख के आप पीस सकते हो। उसके बाद जो भी खाना आपको बनाना है बना सकते हैं। तो हमें स्टोन क्वंस दिखाई दे रहा है, विच इज अगेन जो है इज द इंडिकेटर ऑफ एग्रीकल्चर। उसके अलावा एक और अजीब सी चीज है यहाँ पे। पहली बात तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो रहा है, राइट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर हो रहा है। या प्लस एक और जो चीज है वो मिलती है हमको ऐश माउंट्स। अभी ऐश माउंट्स क्या है कि ऐश माउंट्स जो है कि हाँ, जहां पे लोग रहते थे, तो मान लो फॉर एग्जांपल कि हाँ ये लोग कहीं पे थोड़े टाइम के लिए रहने लगे सारे लोग, तो जो जानवर होते थे तो उनका गांव में कंडा बनाया जाता, डंग, है ना, केक्स वगैरह बनाते हैं उनके।
तो जब ये लोग ये साइट छोड़कर जाते थे तो ये सारा डंग जो है इकट्ठा होता था, बहुत सारा डंग हो जाता था, बहुत सारा डंग हो जाता था, तो इस पूरे डंग को आग लगा देते थे। तो हमें क्या मिलता है, हमें पूरा ये जो है ऐश का पूरा जो है राख का ढेर मिलता है। लेट मी सी वी हैव इट, नहीं वी डोंट हैव इट। हाँ, तो ऐश माउंट है ना, ये भी एक ऐश माउंट है ना, कि हमको एशेस दिख रही है यहाँ पे कि हाँ जो है ये पूरा माउंट जो था, ये पूरा जो इलाका था, ये पूरा जो है ऐश भरी हुई है इसमें। तो हमें ऐसे माउंट्स मिल रहे हैं जिसमें ऐशेस हैं, या फिर हमें पूरा पूरा ऐश का ढेर मिल रहा है, दोनों तरह की चीजें हमको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे क्या होता था, ये लोग सीजनल कैंप लगाते थे, जैसे वन ऑफ द क्लासिक साइट इज पिकली हल। तो सीजनल कैंप लगाते थे, बाद में जला देते थे, राइट ना, बाद में उसको आग लगा देते थे, तो वो पूरा जो है ऐश हमको यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा जो है मस्की, ब्रह्मगिरी, राइट, हमने कहा कि इंपॉर्टेंट है, पिकली हल इंपॉर्टेंट है, उतनूर इंपॉर्टेंट है, राइट है ना, तो हाँ 2-4 नाम हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है काफी सारी साइट्स हैं। चलिए, तो दिस वाज अबाउट साउथ इंडिया। तो बस इतनी साइट्स हम ध्यान रखें, इससे ज्यादा इस टॉपिक में जो है हमको जो है टाइम नहीं देना है। तो नाउ वी हैव सीन नियोलिथिक एज एज वेल, कि एग्रीकल्चर आया तो हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आया। अब यहाँ से हमें जो अगला डिस्कशन करना है, राइट, हमारा जो अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर में बात करनी है कि कॉपर आएगा तो क्या होगा। तो एक चाकोलिथिक का डिस्कशन अपना बाकी है, राइट है ना, और फिर चाकोलिथिक के साथ ही कॉपर के बाद जो ब्रोंज आता है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉपर आएगा तो क्या होगा और ब्रोंज आएगा तो क्या होगा। तो मेटल की एंट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो चाकोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना अगला टॉपिक है। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि आप या तो यूपीएससी वाला बुक का चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, राइट है ना, या फिर जो है आर.एस. शर्मा का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 जो है, राइट है ना, वो पढ़ लीजिए, जिसमें नियोलिथिक और यह है पालोलिथिक की सारी बातें हो रखी है। तो ये स्टोन एज हम लोगों ने कवर कर लिया है, राइट। नेक्स्ट वीक हम लोग और आगे बढ़ेंगे, राइट है ना, जैसा कि मैंने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक किया है इसको, सो दैट हम लोग टाइमली जो है चीज़ों को कवर कर सकें। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि डिले नहीं होना चाहिए, तो डिले नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो है दिस टॉपिक। वी आर डन विद पालोलिथिक एजेस। बाकी प्लीज़ लेट मी नो, मैंने कुछ सवाल पूछा था, है ना, तो उसका जवाब चाहिए मुझे। एक मेंस का जो है इसमें क्वेश्चन भी है जो हमने नहीं देखा, बट हाँ इट इज़ अबाउट कि नियोलिथिक को रेवोल्यूशन क्यों माना जाना चाहिए। तो ये सवाल आप लिखने की कोशिश करेंगे कि वाई एग्रीकल्चर, वाई नियोलिथिक, राइट है ना, वाई जो है डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर इज अ रेवोल्यूशन इन द फेजेस और इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, राइट है ना, ये लिखने की आप कोशिश करेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। प्लस मेरा सजेशन है कि आप भी मैप बनाएं, जो चीज़ मैंने बनाई है इंडिया का मैप बनाएं रफली, ज़रूरी नहीं कि 100% सही जगह लिखिए बुर्जा होम, गुफरा काल एटसेट्रा, और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाएगी, राइट। उम्मीद है कि हाँ ये पूरा जो है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।